जैसा मृगांक सर ने, मैडम ने, चेतन सर ने बताया, उस तरीके से पढ़ लेता है। सिलेक्शन हुए हैं सर कि विद्यार्थी का शोषण हो रहा है। पेरेंट्स बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें हमारी इज्जत के लिए नौकरी करनी है। उसको ये यूटिलाइजेशन उसका क्या होगा अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा, वो नहीं समझाते कि इससे तुम्हारे जीवन का स्तर बढ़ेगा। तो ऑलरेडी एक जो फियर है वो उसको आगे बढ़ने से रोकता है। टीचर्स हैव टर्न इनटू एक्टर्स। किसने बनाया एक्टर? तुमने बनाया। नमस्कार आप सभी विद्यार्थियों को, आपके माता पिता को। मैं चाहता हूं कि ये पॉडकास्ट माता पिता भी देखें, क्योंकि जो आप 4 लोग हम सभी को देख रहे हैं, उन सब में एक बात कॉमन है, और वो कॉमन चीज है इंग्लिश। इंग्लिश हमको आपस में जोड़ता है। और जो आपको एंग्लोफोबिया जिससे आप सफर हो रहे हैं, हो सकता है कि इस पॉडकास्ट के बाद आपको ये भी समझ में आए कि आपसे ज्यादा सफर हम लोग हो रहे हैं। तो हमारी आप बीती सुनाएंगे, हमारे क्लास के अनुभव हम शेयर करेंगे। हम बात करेंगे इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है एक्चुअल में, कैसे आप लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे आज का जो ये माहौल है वो एकदम से बदल गया है। तो ये सब तमाम चर्चाएं होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें होंगी। मैं सभी के बारे में बता चुका हूं कि एक कॉमन चीज जो हम सभी को जोड़ती है वो इंग्लिश है, और बाकी परिचय मैं चाहता हूं कि सभी अपने आप से बताएं ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। तो मेरे दाईं ओर से मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले सर आप बताएं अपना परिचय। हेलो बच्चों, नमस्ते सभी को। मैं चेतन राजप्रीत जयपुर में पिछले 8-10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मेनली जैसे हम एसएससी और इन एग्जाम्स को डील करते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि एक सब्जेक्ट है जो हम सबको जोड़ता है, तो इस सब्जेक्ट के लिए और क्या जैसे जो चैलेंजेस आ रहे हैं और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। जी सर, नेक्स्ट सर बताएं। जय भैरव बाबा, जय माँ शाकंभरी। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। बिहाइंड द कैमरा हमारी बहुत बार चर्चा हुई है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। आज हम लोग कैमरे के सामने ये चर्चा कर रहे हैं। अपने बारे में थोड़ा आपको बता देना चाहूँगा। मेरा नाम मृगांक भारद्वाज है और मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले का रहने वाला हूँ। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है मुकनगढ़, वहाँ पर मैंने अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट करी है और पिछले 7-8 सालों से जयपुर के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, जिसमें एसएससी, बैंक और डिफेंस को मेनली पढ़ाया है। तो बहुत बार हमारी ये चर्चा होती रहती है कि आज के सिनेरियो में किस तरीके से स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या क्या दिक्कतें उसको झेलनी पड़ रही है। तो सर के साथ चर्चा की और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने अपने मंच पर इस मुद्दे को लिया है। कोशिश करेंगे कि सच्चाई से आपका सामना करवाएं और अपना अनुभव आप तक इस कैमरे के माध्यम से पहुंचा पाए। मैं मैडम से कहूंगा कि वो आगे की चर्चा को बढ़ाए। आप सभी को मेरा नमस्ते बच्चों। मेरा नाम शिल्पा है और मैं ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन जयपुर हूँ। मेरी भी स्कूली शिक्षा जयपुर से ही हुई है। और अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं, करियर की बात करूं, तो मुझे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की दुनिया में लगभग 12 साल हो चुके हैं। मैंने अपना करियर स्पोकन इंग्लिश से शुरू किया था। इंग्लिश से मेरा एक अलग ही जुड़ाव होता चला गया। अलग अलग एरिया से बच्चे जब मुझसे जुड़े, उनकी समस्याएं मेरे तक पहुंची, मुझे एक चीज फील हुई कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। बस वही वक्त था कि मेरे दिल से एक आवाज आई कि मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना है, और इंग्लिश ही बहुत जल्द मेरी पहचान बन गई, मुझे खुद पता नहीं चला। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आशीष सर का कि उन्होंने अपने इस मंच पर हम सभी को यहाँ इकट्ठा किया, ताकि हम सभी इंग्लिश को लेकर जितनी भी समस्याएं आप लोगों के सामने आ रही उन पर हम बात कर सकें, उनके सोल्यूशन पर बात कर सकें। तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और प्लीज अपने पेरेंट्स तक भी इसको पहुंचाएं। थैंक यू। थैंक यू आप सभी को, वेलकम आप सभी का। और चूंकि हम लोग आपस में मित्र हैं, कॉलीग्स हैं, साथ में काम करते हैं, और आप देखते हैं कि जैसे आप लोग अपना डिस्कशन करते हैं आपस में फ्रेंड सर्कल में, वैसे हम लोग भी डिस्कस करते हैं। तुम लोग ये डिस्कस करते हो कि उस टीचर का ये पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि क्यों समझ में नहीं आ रहा है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पॉडकास्ट यहाँ पे आयोजित करने का निर्णय लिया। और चूंकि हम राजस्थान में ही हैं सारे, चूंकि आप मेरे को तो शायद जानते हो, आशीष शर्मा मेरा नाम है। अगर आप कोई नए व्यूअर हैं,
आशीष शर्मा मेरा नाम है, सीकर से मैं बिलोंग करता हूं। जयपुर फिलहाल हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। आपस में हम लोग काफी सालों से लगातार जुड़े हुए हैं, साथ में काम कर रहे हैं। और इंग्लिश, चूंकि राजस्थान की जब मैं बात करता हूं, जब मैं बात करता हूं बिहार की, जब मैं बात करता हूं हरियाणा की, बात करें यूपी की, तो इंग्लिश थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आज के पॉडकास्ट सेशन में यही है कि इंग्लिश इतना मुश्किल है क्यों? तो सर, आप में से जो भी इस बात का उत्तर देना चाहे कि राजस्थान वालों को इतना मुश्किल क्यों लगता है इंग्लिश। सर, मैं अपना व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव है, जो भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाया है और जो फील किया है, जी। मैं उसके हिसाब से आपको इस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो बेसिक लेवल है, वहीं पर हम लोग एजुकेट करने की बजाय मार्क्स का एक कीड़ा बच्चे के दिमाग में डाल देते हैं बिल्कुल ठीक बात। कि जो अच्छे नंबर लाएगा वो एक अच्छा स्टूडेंट समझा जाएगा, सोसाइटी में उसकी वैल्यू होगी, स्कूल उसकी वैल्यू करेगा, पेरेंट्स उसकी वैल्यू करेगी। लेकिन हम लोग सिखाने वाली चीज से उसको कभी जुड़ने नहीं देते, न जोड़ने देते। बच्चा कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं शिक्षक उसको भटकाता है या विद्यालय उसको भटका देता है। और सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का जो है वो भी है। पेरेंट्स भी उसको कहीं ना कहीं यही कहते हैं कि आप अच्छे नंबर लाओ, आगे बढ़ो, ये करो, वो करो, फर्स्ट रैंक लाओ, सेकंड रैंक लाओ। तो इसी प्रकार से इंग्लिश, चूंकि राजस्थान में जो भी बच्चा जन्म लेता है उसका मदर टंग मारवाड़ी है मूलतः, उसके बाद में टूटी फूटी वो हिंदी बोलता है, लेकिन उसके बाद में इंग्लिश की जब बात आती है तो उसका वहां कोई कनेक्शन नहीं है। फैमिली के अंदर उसको कोई एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। और स्कूल में जी जब वो गया कि वहां वह कुछ सीखे, तो वहां उसको मार्क्स का डोज दे दिया गया और सिखाने की बजाय उसको उस रेस में डाल दिया गया कि कैसे आपको फर्स्ट आना है, कैसे सेकंड आना है। बिल्कुल। अगर वो उसको उस चीज से जोड़ते कि अंग्रेजी भी जैसे हिंदी है, मारवाड़ी है, उर्दू है, संस्कृत है, वैसे एक भाषा है, बिल्कुल। और ये आपके व्यक्तित्व को निखारेगी। तो अगर आप उससे जोड़ देते बच्चे को, वो ऑलरेडी डरा हुआ है, तो आप उसको प्यार से पहले जोड़ते जी। और जोड़ने के बाद में सिखाते और मार्क्स की चर्चा नहीं करते, तो शायद मुझे लगता है कि ये जो फियर है लैंग्वेज का, ये आज इतना बड़ा इशू नहीं बनता और इस पे अपने को पॉडकास्ट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो आप सीधा सीधा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं टीचर्स को और पेरेंट्स को, तो क्या स्टूडेंट्स नहीं है जिम्मेदार? मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि सीखने और सिखाने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का ही रोल है जी। लेकिन इसमें प्रथम जो रोल अगर अपन दे जी, तो वो टीचर का है। बिल्कुल। टीचर बच्चे को अपने से जोड़े, उसको उस विषय के प्रेम में लेकर आए। बिल्कुल। अगर वो प्रेम में आ गया तो वो आगे अपने आप बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो चेतन सर, आप बताएं थोड़ा सा कि स्टूडेंट भी, मुझे लगता है जहां तक कि आप जो सब देख रहे हो, आपको पता ही है कि आप कितना पढ़ लेते हो, कितने आवर्स की सिटिंग कर पाते हो, कितना समय बिता पाते हो। निश्चित रूप से टीचर तो जिम्मेदार है ही, ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये बनाया जाता है आपके लिए कि आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ते। जैसे आप एक मूवी एट अ स्ट्रेच 3 आवर्स आप देख लेते हैं, धुरंधर देख के आए होंगे आप लोग, और बिल्कुल आपने पलके भी नहीं झपकी होगी और सब कुछ याद भी होगा आपको, तो उतना ही इंटरेस्टिंग तरीके से टीचर ने क्यों नहीं पढ़ाया, टीचर जिम्मेदार है। लेकिन चेतन सर, स्टूडेंट भी जिम्मेदार है मुझे लगता है, और स्टूडेंट आज भटक कहाँ रहा है, और मेरा प्रश्न ये है कि स्टूडेंट पढ़ कहाँ रहा है? क्या वो क्लासरूम का हिस्सा है? क्या वो आज ऑनलाइन मोबाइल पर टीचर को देखकर पढ़ रहा है? क्या वो केवल नोट्स के माध्यम से पढ़ रहा है? क्या लगता है आज के दौर का स्टूडेंट कहाँ पढ़ रहा है? सर, आपका जो क्वेश्चन है उससे पहले मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा जी। जैसे अभी सर ने काफी अच्छी बात कही कि हमारी जो अप्रोच है वो सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड हो चुकी है। जी। ठीक है, किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं तो उसको ज्यादा इंटेलिजेंट मान लेते हैं, बल्कि रियलिटी यही है कि वो जो लिमिटेड जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, वो आपके सिर्फ नॉलेज को डिसाइड नहीं कर सकता। कोई बच्चा ऐसा है वो तो ठीक है, उस दिन कैसे आप परफॉर्म कर पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो पाता है। बिल्कुल। कई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं नॉलेज उनमें अच्छा होता है लेकिन वो उस दिन पर्टिकुलर परफॉर्म नहीं कर पाया। सही बात है। हम क्रिकेट टीम का एग्जांपल ले सकते हैं, इंडिया अभी जो वर्ल्ड कप फाइनल हारी। हाँ।
तो यहाँ सर एक चीज है कि अगर बच्चे को शुरू से ही हम्म एग्जाम वाली अप्रोच से उसको कनेक्ट किया जाए, हम्म जैसे हम देखते हैं कि हम जो ग्रामर पढ़ाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट वही है जो स्कूल में चल रहा है। बिल्कुल आप अगर देखो जैसे नाउन्स पढ़ाते हैं तो जो जेंडर है, नंबर्स है, वो स्कूल में छोटी क्लासेस जो है 5th 6th बिल्कुल क्लास में वहां आता है। हम्म और वहां उस टाइम पर हम उसको नहीं पढ़ते और अब इतना हमारे लिए मतलब इस लेवल पे आकर भी डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल तो अगर उस शुरुआती स्टेज में भी अगर बच्चा, अगर उसका गोल क्लियर है, हम्म अब वो गोल क्लियर करने का टारगेट बच्चे के पेरेंट्स का और वो जो स्कूल टीचर्स हम्म उस टाइम पर अगर उनका गोल अगर क्लियर कर दिया, हम्म तो वो उस चीज को सीरियस लेते हैं कि फ्यूचर में जाकर हमें यही पढ़ना है और इसी अप्रोच से पढ़ना है। सही तो बात फ्यूचर में जब वो हमारी क्लासेस में बैठते हैं, हम्म तब कॉम्पिटिटिव जो अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग हम जो कंटेंट डिलीवर करते हैं, पढ़ाते हैं, वो बच्चा उससे कनेक्टेड फील करता है। बिल्कुल अभी की रियलिटी यह है कि स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो क्लास में 50% मेंटेलिटी ये लेके बैठते हैं कि जो सर पढ़ा रहे हैं समझ में आएगा ही नहीं, चाहे एफर्ट्स लगा रहे हैं कितना भी इजी हो, हम्म वो मेंटेलिटी कहीं ना कहीं हमें जो है इस चीज को हिंडर कर रही है। बिल्कुल तो मेंटेलिटी तो पॉजिटिव लेकर बैठेंगे, उसके बाद वो जो चीजें हैं फिर वो आगे हो पाएगी। अब जैसे हो क्या रहा है कि बच्चा खुद कंफ्यूज है कि मैं ऑफलाइन में पढूं या ऑनलाइन में पढूं, हम्म वो ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा। हम्म ऑनलाइन चलो ठीक है, एक्सेसिबल है, बट वो उसका भी इफेक्टिव यूज नहीं कर पा रहा। बिल्कुल अब वो हर चीज जगह अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहा। हम्म एक जैसे लेक्चर है, आपने 1 आवर कोई लेक्चर लिया, हम्म अब उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट जैसे मान लो कुछ कंटेंट ऐसा होता है आपको ऑलरेडी आता है। हम्म अब ऑफलाइन क्लास में बच्चा बैठा है तो उसको वो सुनना पड़ेगा, उसको बिल्कुल उसका रिवीजन हो रहा है। अब वहां वो उसको फॉर ग्रांटेड लेता है, वो उसको स्किप करता है। हम्म अब क्या पता वो 5 मिनट का जो कंटेंट स्किप किया उसमें कोई ऐसा फैक्ट आपने कुछ नया बताया हो। हम्म ठीक है, तो ये ऑनलाइन में बच्चा मतलब उसका इफेक्टिव यूज कर पा रहा कि नहीं पा रहा, ये भी मैटर करता है। हम्म और ऑफलाइन की बात कर रहे हैं तो ऑफलाइन में भी कई सारे चैलेंजेस है सर। मतलब बच्चा आपके हिसाब से ज्यादा ऑनलाइन पढ़ रहा है फिलहाल, ऑनलाइन ज्यादा ये पड़ता है हम सर। सभी एग्री करते हैं इस बात पे। बिल्कुल सर। तो इसी से अगला प्रश्न मेरा है, मैडम आप बताएं थोड़ा सा कि ये ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एक बहुत बड़ी डिबेट है, और बच्चा चूंकि इस समय तो खैर चाहता ही है बच्चा कि मैं घर पे बैठ के ही पढूं, कोजी माहौल में पढूं, आराम से पढूं, कोई दुविधा उसको ना हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन पढ़कर बच्चा उतना अनुशासित रह पाएगा जितना कि ऑफलाइन क्लासरूम में रह पाता है? देखिए सर, हम ऑफलाइन और ऑनलाइन पर जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि एक कंफर्ट जोन का जो फैक्टर है ना, वो जी चाहे बच्चा हो, चाहे टीचर हो, जी चाहे किसी भी प्रोफेशन में कोई भी इंसान हो, सबके साथ ही प्रॉब्लम होती है। जी क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो इस तरीके से काम करता है कि आप हो चाहे मैं हूं, हमें आराम पसंद होता है। एमेगडेला जो है वो हमारे माइंड का जो एक पार्ट है, एमेगडेला, हम्म वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही उसको कोई पोटेंशियल थ्रेट नजर आता है। जी और बच्चे के अंदर जो फियर है, एक तो पहले ही उसको सोसाइटी ने डरा रखा है, एक हवा बना रखा है कि आपको पास होना ही है। हम्म पेरेंट्स बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें हमारी इज्जत के लिए हम्म नौकरी करनी है। हम्म उसको ये यूटिलाइजेशन उसका क्या होगा अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा, वो नहीं समझाते कि इससे हम्म तुम्हारे जीवन का स्तर बढ़ेगा। हम्म तो ऑलरेडी एक जो फियर है वो उसको आगे बढ़ने से रोकता है। हम्म और अब जब जैसे कि हमने बात करी ऑनलाइन ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में ऑब्वियसली एक पुश तो होता ही है कि बच्चे को घर से निकलना है, चाहे वो मम्मी पापा धक्के मार के उसको बाहर निकाले, लेकिन उसे निकलना होता है। उसका पढ़ने का मन नहीं है तो भी उसको 1 घंटे की क्लास में बैठना ही बैठना बैठना है। पड़ता है। ऑनलाइन क्लास में उसके लिए बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, हम्म और मुझे नहीं लगता कि इंसान इतना ज्यादा कंट्रोल अपने ब्रेन पे कर पाता है कि वो जैसे उसका डोपामीन रिलीज होने लगता है उसे मजा आने लगता है, मजा नहीं लगता। और ब्रेन कहता है मुझे और डोपामीन दो और डोपामीन दो। तो वो कैसे वो नोटिफिकेशंस को क्लिक नहीं करेगा, बिल्कुल कैसे वो नेटफ्लिक्स की सीरीज को नहीं देखेगा। सही बात। तो ये तो हमारे साथ ही होता है। बिल्कुल अगर हमें पढ़ने की बजाय कोई ऐसा इंटरेस्टिंग काम दे दिया जाए तो एक हम्म बार हमारा भी मन होगा कि एक बार ये कर लेते हैं और फिर हम वापस पढ़ाई पर आएंगे। लेकिन उस बच्चे को पता ही नहीं लगता कि वो छोटा सा जो उसने ब्रेक लिया था 15 मिनट का, कब वो 2 घंटे में बदल जाता है, और उसका दिमाग इतना थक जाता है कि उसका कोर्टिसोल बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, और उसको धीरे धीरे स्ट्रेस होने लगता है, फेलियर होता है, उसको इंसोम्निया हो जाता है, उसको इनसिक्योरिटी होती है, फिर वो टॉपर्स के वीडियोस देखता है, फेलियर की फीलिंग होती है, और वहीं पर वो इस लूप में फंसता चला जाता है और वहां से निकल नहीं पाता। और एक्चुअली वो इस पर्टिकुलर माहौल से निकलने के लिए भी ऑनलाइन का ही सहारा लेता है, क्योंकि उसको फिर डोपामीन चाहिए, तो वो हाँ इस लूप में फंस के रह जाता है। इट गोज अगेंस्ट अस
सीधी सी बात है, हम लोगों के अगेंस्ट है क्योंकि हम लोग भी ऑनलाइन ही हैं और आप ऑनलाइन ही देख रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन इतना प्रभावी नहीं है जितना कि ऑफलाइन था। मैं समअप करूं अगर मैडम की बातों को तो यही था कि ऑफलाइन में बच्चा अनुशासित रहता है, उसको बैठना पड़ता है, उसको एट ए स्ट्रेच 4 आवर्स की क्लास में मान लेता हूं एक बार के लिए लमसम 4 आवर्स की क्लास, जैसे कि एसएससी इंग्लिश को हम लोग डील करते हैं, बैंकिंग इंग्लिश को डील करते हैं, डिफेंस की इंग्लिश पढ़ाते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए हम लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इन सब में जनरली मैं मानूं अगर तो एक सिविल सर्विसेज को छोड़ दीजिए तो 4 आवर्स की क्लास रहती है और 4 आवर्स बैठना पड़ता है, जी जो कि आप लोग ऑफलाइन शायद, ऑफलाइन तो बैठना ही पड़ेगा लेकिन ऑनलाइन आप नहीं बैठ पाते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आता है कि ऑफलाइन ज्यादा बेहतर है, लेकिन ऑफलाइन आजकल इतना इंप्रेसिव नहीं है। वो खैर कारण बहुत सारे हैं, उस पे भी आएंगे। और लेकिन इससे पहले मैं आपको ये एक, मृगांक सर ने कहा था कि टीचर अपने आप को अगर इतना इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करे जिससे कि विद्यार्थियों के लिए क्लासेस इंटरेस्टिंग हो और बच्चा पढ़ पाए, तो सर टीचर कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करे बेस्ट तरीके से, कैसे इंटरेस्टिंग बनाए? सर ये आपका एक बहुत अच्छा सवाल है कि किस तरीके से इम्प्रेसिव पढ़ाई हो सकती है। देखिए, इम्प्रेसिव पढ़ाई या इफेक्टिव पढ़ाई ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई उसमें हमें नाच गाना करना पड़े या हमें कोई चुटकुला सुनाना पड़े। ऑनलाइन एजुकेशन में भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनकी क्लासेस मैं देखता हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी हैं, जो बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन उनकी क्लास में कभी मैंने कोई डांस नहीं देखा, कभी कोई ऐसा डबल मीनिंग जोक नहीं देखा, कभी कोई चुटकुला नहीं सुना, लेकिन फिर भी उनकी वैल्यू है, उनकी एक रिस्पेक्ट है। तो कहीं ना कहीं कंटेंट, तो लास्ट में मुझे लगता है कि आपका एक तो कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। बहुत सही। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो इस चीज में चले जाते हैं कि हमारे पास जो नॉलेज है या तो हम लोग उसको पूरा डिलीवर करने की कोशिश करें, बिल्कुल या हम लोग बच्चे को इस तरीके से सोचने पे मजबूर करते हैं कि इंग्लिश में उसे मास्टर्स हम लोग करवा रहे हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा से मेरी ये सोच रही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कि हमें केवल उसे उतना सिखाना है कि उसका एसएससी या बैंक या जो भी वो पेपर देना चाह रहा है उसको आसानी से पास करे। बिल्कुल तो सबसे पहले तो कंटेंट को जितना हो सके क्रिस्प किया जाए, जी, क्योंकि अगर हम लोग 6-6 महीने 12-12 महीने तक एसएससी और बैंक या कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ाते रहेंगे तो बच्चा वैसे ही हमसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबे समय तक जुड़ना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल तो पहले तो अपने कंटेंट को हम लोग क्रिस्प करें, उसमें हमें थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि पिछले पेपर्स कैसे हैं, क्या है, और उसको फिर एक इफेक्टिव तरीके से डिलीवर किया जाए। अब यहाँ पर स्टूडेंट का रोल क्या हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे आते हैं, कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, उनको है कि अपने ऊपर भी होमवर्क करें, क्योंकि कोचिंग में जब टीचर पढ़ा रहा होता है ऑफलाइन, बहुत सारे स्टूडेंट, इवन मैं कहूंगा कि 70 to 80% स्टूडेंट का बेसिक पुअर है, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते और महीने भर बाद बैच से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ड्रॉप आउट का प्रॉब्लम आम है, हम लोग ऑफलाइन में देखते हैं कि शुरू होता है 500 बच्चों से, बिल्कुल और कम 1-1.5 महीने बाद जो है उस बैच में 100-150 बच्चे रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा होमवर्क करे, थोड़ा अपना बेसिक्स इंप्रूव करे, कुछ किताबें पढ़ ले, और उसके बाद में वो कोचिंग में पहुंचे तो टीचर से वो कनेक्ट हो पाएगा। टीचर का रोल है कि क्रिस्प तरीके से, इफेक्टिव तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को कम से कम समय में डिलीवर करे, ना कि ये देखे कि मैं ज्यादा क्लासेस लूंगा मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, तो अपने रेवेन्यू के चक्कर में वो जो है जो सब्जेक्ट है उसकी जो इंटरेस्ट है उसको खत्म कर देता है। तो ये मैं कहना चाहूंगा सर। क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो सर आप टीचर्स पर, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो आप कोचिंग इंडस्ट्री पर। मुझे लगता है आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हो कि कोचिंग हैज बिकम अ बिजनेस, टीचिंग हैज बिकम अ बिजनेस, टीचर इज नाउ अ बिजनेसमैन, वेयर एज अ स्टूडेंट इज अ कस्टमर। सही कह रहा हूँ? जी जी सर, आपका इशारा इसी तरफ है। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि टीचर बिजनेसमैन बन चुका है, स्टूडेंट बन चुका है ग्राहक। बिल्कुल सर। तो फिर सर क्या उम्मीद की जाए? सर अगर मैं इसका जवाब दूंगा तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि बिजनेस हमारे जीवन का एक हिस्सा है। बिल्कुल सब लोग कहीं ना कहीं आमदनी पर निर्भर हैं। बिल्कुल जीवन यापन करने के लिए धन की आवश्यकता भी है, मैं उस चीज से पीछे नहीं हट रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ये भी जिम्मेदारी है
कि जो फीस हम्म हमने ली है हम्म उसका हम लोग रिटर्न हम्म बच्चे तक पहुंचाएं। हम्म मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि हम्म कोचिंग नहीं चलाई जाए हम्म या कोर्सेज नहीं बेचे जाए हम्म या काम नहीं किया जाए, हम्म लेकिन जो वैल्यू, जो फीस की वैल्यू है, क्या हम लोग उतना आउटपुट दे पा रहे हैं, हम्म क्या हम लोग सेटिस्फाइड हैं? ठीक है, मैं इस चीज से रिलेट करूंगा जो एप्पल के फाउंडर रहे हैं, जी उनका नाम मुझे जहां तक याद आ रहा है स्टीव जॉब्स। जी उन्होंने एक बात कही थी कि बिजनेस इज नॉट टू अर्न मनी, जी बिजनेस इज टू सर्व पीपल। तो वो चीज हम भी अडॉप्ट करें कि ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, उसका पैसा ले रहे हैं, हम्म हमारे जीवन का हिस्सा है पैसा, हमें पैसा भी चाहिए, लेकिन हम लोग बच्चे को वो चीज डिलीवर भी करें ताकि हमें ये संतुष्टि हो कि हमने बच्चे को कुछ सिखा के यहाँ से भेजा। बट वी आर नॉट लिविंग इन जर्मनी, वी आर नॉट लिविंग इन फिनलैंड वेयर एजुकेशन इज फ्री, स्लिट इज फ्री, और फ्री नहीं है तो फिर ये बहुत कम कीमत पर एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है। भारत में ऐसा नहीं है। और चूंकि अब इस डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे तो मुझे लगता है पॉडकास्ट छोटा पड़ेगा, बहुत लंबी चर्चा का विषय है और मैं इसको टच भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जहां पैसा बीच में आ जाता है और उसको टच करने से ये स्पार्क कर जाएगा कहीं ना कहीं, तो मैं इसको यहीं ड्रॉप कर देता हूं। एक सिंपल सा क्वेश्चन और सभी बच्चे रिलेट कर पाएंगे। सर एसएससी, मैडम आप बता दीजिए, एसएससी की इंग्लिश, बैंक की इंग्लिश, डिफेंस की इंग्लिश, ये इंग्लिश वो इंग्लिश, कुछ तो सिमिलरिटी होती होगी। अब मुझे पता है खैर, लेकिन मैं चूंकि आपके माध्यम से बच्चों तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि सब कुछ सिमिलर है, जनरली सिमिलर है। क्यों अलग अलग बैच, क्यों बच्चों के अलग अलग अप्रोच, और क्यों बच्चा यही देखना चाहता है कि सीपीओ का एग्जाम आया तो सीपीओ लिखने से ही क्यों बच्चा आकर्षित हो रहा है थंबनेल पर, कि सीपीओ की थंबनेल देखा तो वो क्लिक करेगा, अगर उसने सीजीएल लिखा तो वो क्लिक नहीं करेगा, ऐसा क्या है? अगर हम खास करके एसएससी की बात करें जहां पे सीपीओ है, सीजीएल है, एमटीएस है, 10+2 है, स्टेनो है, इन सब के अंदर इंग्लिश का स्टैंडर्ड क्या लगता है मैडम आपको, अलग है क्या कुछ? सर इन सभी एग्जाम्स की जिनका आपने नाम लिया है, जी लैंग्वेज तो सेम है, सेम है। पढ़ाने का तरीका भी वही रहेगा, टॉपिक्स भी वही रहेंगे। हम्म नाउन चाहे एसएससी के लिए पढ़ाई हम्म जाए या किसी और एग्जाम के लिए जी पढ़ाई जाए, चाहे सेंटर का एग्जाम हो या स्टेट का एग्जाम हो, नाउन नाउन ही रहेगी, Noun। प्रोनाउन प्रोनाउन ही रहेगा। यहाँ पर जैसा कि आपने बात करी कि बच्चा अलग अलग नामों से क्यों आकर्षित होता है कि मुझे ये कोर्स खरीदना है, वो कोर्स खरीदना है। सबसे पहले तो जैसे आपने सबसे पहले एक कस्टमर ही बताया बच्चे को, तो ऑब्वियसली जो इन सब चीजों को प्रोवाइड कर रहा है हमारे लिए, तो वो कस्टमर मान के ही कर रहा है। उन बिल्कुल। बच्चों के माइंड सेट को अच्छे से स्टडी करके पढ़ के ही उन सब चीजों का फायदा उठाया जा रहा है। तो यहाँ अगर एक बच्चा थोड़ा सा अवेयर हो जाए ना, जैसा कि हम सुनते हैं जागो ग्राहक जागो, तो एक वो ग्राहक है, अगर वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए और चीजों को स्टडी कर ले, पीवाईक्यूज देख ले, सिलेबस देख ले, टॉपिक्स देख ले और खुद पर थोड़ा सा फेथ रखे कि मैं इन चीजों को कर सकता हूँ, थोड़ा सा स्टडी कर लेगा कि यार वही चीजें एसएससी में पढ़ रहा हूँ मैं, वही चीजें दूसरे एग्जाम में पढ़ रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसको भी रखना चाहिए, थोड़ा होमवर्क करके आना चाहिए। तो लैंग्वेज सेम रहती है। थोड़ा सा मैं समाप्त करूं इसको आप लोगों के लिए, सीधा सीधा समझा दूं तो भाई एसएससी की तैयारी कर लेना, बैंक की तैयारी कर लो, डिफेंस की तैयारी कर लो, सिविल सर्विसेज थोड़ा छोड़ देता हूं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मोड में पेपर आता है। बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जहां आते हैं वहां पे अगर आपने ग्रामर एक जगह से अच्छे से पढ़ लिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, आपने वोकैब अच्छे से तैयार कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, कॉम्प्रिहेंशन तैयार कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, तो फिर भाई हो गया। एक बार तैयारी किया हुआ एसएससी मतलब एसएससी। बैंक थोड़ा सा पैटर्न अलग, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा हाई हो जाता है। ठीक है, बाकी एक बार काम हुआ, काम हो गया भाई। इस चक्कर में मत पड़ो कि सीपीओ देख के ही क्लिक करना है, एमटीएस देख के ही क्लिक करना है। सर जैसा कि हम लोग इस चीज पे चर्चा कर रहे हैं जी, कहीं पर मैंने ये एक पंक्ति सुनी थी कि हमाम में उतरना है तो नंगा तो होना पड़ता। तो अगर ऑनलाइन की दुनिया में आपको काम करना है तो कई बार आप व्यक्तिगत तौर पे इतने मजबूर हो जाते हैं कि आपको अपनी विचारधारा के विरुद्ध भी कुछ काम करना पड़ता है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल, स्टिल आई एम नॉट एबल टू कॉप विद द थिंग्स। और वो इडियम तो हमने सुना ही है, एन अर्ली बर्ड कैचेस द वूम। हाँ बिल्कुल सही, मैडम ने एकदम सटीक इडियम बोला। मैडम एक बार रिपीट कर दीजिए आप। एन अर्ली बर्ड कैचेस द वूम। भाई आपके एग्जाम में आ सकता है, आया हुआ होगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी से लपक के चीजों को निकल लोगे। चेतन सर, टीचर्स, मैं फिर कहूं बिजनेसमैन तो खैर बन गए,
और सर ने जस्टिफाई भी कर दिया, बनना भी जरूरी, भाई घर परिवार चलाते हैं हम लोग भी, हमारे भी बच्चे हैं, चलाना ही पड़ता है। बट टीचर्स हैव टर्न इनटू एक्टर्स, डेफिनेटली। अभिनेता। क्या ही व्यक्तिगत कटाक्ष करो, नाम बहुत हैं, बोलना उचित नहीं है, मेरे फितरत में नहीं है, सबको रोका हुआ भी हाथ जोड़ के, बाकी नाम बहुत है। टीचर्स हैव टर्न इनटू एक्टर्स। किसने बनाया एक्टर? तुमने बनाया। क्योंकि एक बात बहुत सही से मैं बताऊं आपको, सटीक एग्जाम्पल, भक्त से भगवान है। तुमने चाहा तो टीचर इस रूप में आया, तो सर हमें बन जाना चाहिए, अभिनेता बन जाए, ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब वो देखो सर, सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी होती है सर। हम्म, कोई कम में भी सेटिस्फाइड है और कोई है बहुत कुछ लेके भी सेटिस्फाइड नहीं है जी। कुछ लोग ये है कि ऑनेस्टली भी काम करना चाहते हैं, भले ही वो उनका एक मानना होता है कि अगर हम थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं सोसाइटी में हम्म, तो वो भी ठीक है। हम्म, और कुछ लोग ये होता है कि अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड करना चाहते हैं। हम्म, बट मुझे ये लगता है कि ठीक है, जो समय है उसके हिसाब से चलना चाहिए, चलना लेकिन चाहिए। अपनी जो थियरी है, अपनी आइडियोलॉजी है, हम्म, उससे आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज चाह के नहीं भी कर नहीं कर सकते। सकते आप। और जैसे आपने कहा, ये बिल्कुल सही है कि आजकल हो रहा है, कहीं ना कहीं माहौल को देखते हुए हम भी कोशिश मतलब इनडायरेक्टली कर रहे होंगे कर रहे हैं। कि मतलब एक तरह से इन्फ्लुएंसर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जैसे कोई टॉपिक आ गया तो उस पर इस तरीके से कनेक्ट करो, इस तरीके से जो एग्जांपल्स दो ताकि हम वायरल हो, हिट हो। तो हमारा फोकस अब वो कंटेंट डिलीवरी की बजाय रह गया कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा हमारी रीच बने। मापदंड चेंज हो गया सर। मापदंड चेंज हो गया। बच्चे भी ये देखते हैं कि जिसके ज्यादा व्यूज हैं वही अच्छा टीचर है, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं बहुत से ऐसे टीचर्स कई के बार नाम भी जानता आता हूँ, है ऐसा। बहुत सारे टीचर्स के नाम जानता हूं मैं, आप भी जानते हैं, देखते हैं, जो बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इंग्लिश की बात करूं, बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं, व्यूज नहीं है उनके। और आप लोग ये देखकर कि उनके व्यूज नहीं है, आप लोग सीधा उसको खिसका देते हो, भाई हट यहां से, दूसरा आएगा। मेरे हिसाब से तो अपने आप से बेईमानी कर रहे हो, धोखा दे रहे हो अपने आप को। सोच के देखो ना, इतने स्टूडेंट्स भी कहाँ हैं पढ़ने वाले। एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए किसी ने वीडियो बनाया, 1.2 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन व्यूज आए, तो सोच के देखो, उसमें सब्जी बेचने वाला भी दिख रहा है, उसमें आम जनता देख रही है वीडियो, तब जाके व्यूज आए हैं। स्टूडेंट्स के देखने से व्यूज नहीं आए हैं। इसका सीधा सा मतलब मैं ये समझता हूं कि वो जो टीचर है, या जिसने भी तथाकथित रूप से टीचर मान के कंटेंट बनाया है, वो कुछ और किसी माध्यम से व्यूज खींच रहा है। अब उसने कैसा कंटेंट उसमें डाला होगा वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऐसे व्यूज के चक्कर में मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। अब सर एक बहुत आम सा क्वेश्चन, लाइब्रेरी कल्चर आ चुका है, और लाइब्रेरी को एक और मैं नाम बताऊं तो बिब्लियोथेक हम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, मार्क करना। बिब्लियोथेक, लाइब्रेरी, पुस्तकालय। पुस्तकालय का संधि विच्छेद करते हैं पुस्तक प्लस आलय, वो स्थान जहां पुस्तकें रखी जाती हैं। सर एक पंक्ति है, यूं तो किताबें कहाँ सुहाती है, लेकिन मजबूरी का साया है, पुस्तकों के बगैर शहरों में पुस्तकालयों का दौर आया है। टेबल मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, ठंडा पानी मिलेगा गर्मियों में, पुस्तकें नहीं है, और क्या क्या चलता है, क्या ही वर्णन करूं। थोड़ा सा बताइए चेतन सर। पुस्तकालय, जयपुर शहर में आप रहते हैं, जयपुर शहर में मैं आपके साथ रह रहा हूं, मैं तो खैर देख ही रहा हूं, आप भी देखते ही हैं। क्या लगता है, लाइब्रेरी में ही पढ़ाई होती है, या रूम पे बैठ के ही पढ़ा जा सकता है, या पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है? सर देखो, अपनी अपनी सिचुएशंस पे होता है जी कि जैसे क्या है आजकल एक वर्ड जैसे हम भेड़चाल बोलते हैं। जी आजकल क्या है कि एक कोचिंग इंडस्ट्री भी जो एक सोशल स्टेटस है वो बनता जा रहा है। जी। कोई बड़ी कोचिंग है, कोई बड़ा ब्रांड है, तो मतलब वो सोचता है कि अगर मैं उस कोचिंग का बैग लेके जा रहा हूँ, हाँ मेरे बैग पीठ पे जो नाम उसका दिख रहा है, हाँ 4 लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं अपना एक स्टेटस सिंबल भी वो कर पा रहा है। घर पे भी अगर मान लो उसको पर्सनल स्पेस मिला हुआ है, तो भी लाइब्रेरी भागना, क्योंकि वो एक फ्रेंड सर्कल, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बाकी पढ़ने वाला देखो कहीं भी पढ़ सकता है, ठीक है। और मुझे याद है सर, मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ का हमारा क्या है, जस्ट पास में वो रोडवेज बस स्टैंड है, तो मैं जाता था बचपन में जैसे उधर न्यूज़पेपर लेने के लिए, तो वहां पर एक लाइन लिखी हुई है, मुझे हमेशा याद रहती है, मैं एग्जांपल भी देता हूँ उसका।
उसमें लिखा हुआ था कि मुझे काम करने का बहाना नहीं चाहिए, मुझे काम काम नहीं करने का बहाना नहीं चाहिए, मुझे काम करने का बहाना चाहिए। सही बात है। कि आप ये देखो कि काम करना कैसे है। बिल्कुल। अब कई बार बच्चे बोलते हैं घर पे सर मन नहीं होता, नींद आती है, माहौल नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हम्म, अगर डेडिकेशन है सर तो वो छत पे बैठ के भी पढ़ सकता है सर। मैंने पढ़ा है सर। मैंने भी पढ़ा है सर। बिल्कुल, हम सब ने पढ़ा है, उसी दौर के हैं। मैं बच्चों को बताता भी हूँ थोड़ा हम्म, बहुत कई बार। हम्म, मैम मेरा जो घर पे जैसे ज्यादा ऐसे पढ़ाई का माहौल नहीं था, तो मैं क्या करता था कि जैसे बीकानेर से बिलोंग करता हूँ, बीकानेर की गर्मी तो आप जानते ही हो। बिल्कुल। तो मैं क्या दिन के टाइम में गायब हो जाता था। मैं घर वाले सोचते कि बाहर गया हुआ है। हम्म, मैं छत पे जाता हम्म, और जो वॉल की जो छाया हाँ होती जी। है उसमें साइड में बैठ के मैं पढ़ता, हम्म, ताकि मतलब घर वालों को लग रहा है कि बाहर है, मैं मेरा पढ़ता। जी, उसका रिजल्ट भी मिलता था। बिल्कुल। दूसरी चीज ये भी होते हैं सर कि मैं कई बार कहता हूँ जैसे सच जो होता है ट्रुथ, हम्म, उसके 3 टाइप में बोलता हूँ कि माई ट्रुथ, योर ट्रुथ और एक्चुअली द। सही बात है। हर इंसान अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई करता है। बिल्कुल। वही बात है कि वो जागो ग्राहक जागो, बच्चे को चेक करना है, देखना है कि वो क्या सही है क्या गलत है, और उसके पर्सपेक्टिव से उसको रिजल्ट कहाँ मिल रहा है। हम्म, भाई आपने कहा जैसे भीड़ है, अगर मान लो लाखों लोग किसी को फॉलोअर कर रहे हैं, हम्म, लेकिन वो जरूरी थोड़ी वो उस बच्चे को भी समझ में आए या उसके अकॉर्डिंग वो अप्रोप्रिएट हो। बिल्कुल। तो ये देखना कि मैं किससे कनेक्टेड फील कर रहा हूँ, हाँ, मुझे किसकी लैंग्वेज, किसकी बात, किसका कंटेंट मुझे ज्यादा समझ आ रहा है। चाहे व्यूज कितने और ही कम क्यों ना हो, अगर आपको समझ में आ रहा है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो उस चैनल पे जाओ मेरे भाई। अगर आप देखो, आज तो पढ़ना बड़ा आसान है। आज के दुनिया में आप कहीं पर भी बैठे किसी भी टीचर से किसी भी समय कनेक्ट हो सकते हैं, बिना उस टीचर के अप्रूवल के कहीं भी क्लास ले सकते हैं। पहले तो बोलना पड़ता था मे आई कम इन सर, यहाँ भी ये भी नहीं बोलना पड़ता, टीचर की मंजूरी नहीं चाहिए आपको। तो आपको लगा कि केमिस्ट्री मैच कर रही है, आपको लगा कि मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, वाइब्स मैच हो रही है, तो पढ़ो ना उससे। क्या फर्क पड़ रहा है 1200 व्यूज आ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ रहा है 12 लाख व्यूज आ रहे हैं। भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए, यही सारा सर। मैं आपके लिए थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि टीचर का काम ही ये है कि आसान भाषा में समझा दूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें बहुत अच्छे से कि कितना समझोगे और कितनी गहराई तक जाओगे। मैडम, एक प्रश्न आपसे। फीमेल टीचर होने के नाते बहुत से चैलेंजेस आए होंगे क्लास में, तो जो गर्ल स्टूडेंट्स देख रही हैं, जो महिलाएं देख रही हैं, मम्मी देख रही हैं, वो सुने मैडम को। क्या चैलेंजेस आए, कैसे आप उनसे डील करते हैं, थोड़ा सा बताइए आप। देखिए सर, चैलेंजेस पर मैं बाद में आऊंगी। पहले जब हम मेन और वुमेन के डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, तो मैं कतई इस फेवर में नहीं हूं कि महिलाओं को हमेशा ज्यादा फेवर मिलना चाहिए। बिल्कुल। मैं ये मानती हूँ कि पुरुष और महिलाएं दोनों का समान संघर्ष होता है और समान स्तर पर वो होते हैं। हाँ, जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा मानती हूँ कि हम लोगों को वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की उनको बैलेंस करने में थोड़ा सा चैलेंज तो आता है। बिल्कुल। क्योंकि जैसे पुरुष हैं तो वो सीधा तैयार होकर निकल सकते हैं, सुबह हमें पीछे का भी देखना होता है, बच्चे का टिफिन भी देखना होता है, घर में रिश्तेदारी भी निभानी होती है, तो ये थोड़ा सा वर्क बैलेंस जो है उसमें हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। जी। और वर्क प्लेस की अगर बात करूं तो मुझे एज सच मेल कैंडिडेट्स जो मेरे साथ रहे हैं, कोलीग्स रहे हैं, या ज्यादातर आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें बॉयज का जो रेशियो है वो ज्यादा रहता है गर्ल्स की अपेक्षा। तो मुझे एज सच ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, जयपुर में काफी रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है, और 2-3 जो समस्याएं मेरे सामने आई, एक तो ये कि कई सारी कोचिंग्स में मैं काफी बार ऐसा हुआ कि मैं एक अकेली फीमेल टीचर रही थी। तो जब भी बीच में कोई गैप है मान लीजिए, तो जो जेंट्स टीचर होते थे वो तो अपना एकदम झुंड बना के और हंसी मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो मुझे उस वक्त थोड़ा समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तो मैं कोई एक कोना ढूंढ कर बैठ जाती थी, क्योंकि हमारे समाज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि अगर हम महिलाएं थोड़ा ओवर फ्रेंडली होती हैं पुरुषों के साथ तो उसके कैरेक्टर को जज किया जाता है। अंडरलाइन करना इस बात, और अंडरलाइन करना। और अगर हम थोड़े से स्ट्रिक्ट बिहेवियर में रहते हैं तो हम एटीट्यूड वाली कहकर संबोधित किया जाता है, तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो वो मेरा दौर, तो मैं अपनी किताब लेकर जाया करती थी, तो कोई एक छोटा सा स्टोर रूम होता था या जहाँ बुक्स पड़ी रहती थी, वहां मैं बैठकर अपना रीड करती रहती थी या कंटेंट तैयार करती रहती थी। तो ये एक इश्यू तो आया मुझे। और ऑब्वियसली जैसे हम बॉयज स्टूडेंट्स की बात करें तो मेरे लिए हमेशा मेरे बच्चे जो हैं वो बच्चे ही बन के रहे, उनसे मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई और मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने सभी बच्चों से।
और गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ तो मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी रही है कि वो मुझे एकदम अपनी बहन और माँ की तरह ट्रीट करती थी, और वो सारी चीजें मेरे साथ शेयर करती थी जो कहीं ना कहीं वो शायद अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर पाती। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि मैं वैल्यूज डिलीवर करूं, उन्हें अच्छी चीजें बताऊं जो मैंने फेस की हैं, उनसे किस तरीके से डील किया जाए, ये सब मैं उन्हें बताती थी। मुझे लगता है आप डील अच्छा कर लेती हैं, इसलिए शायद समस्याएं कम आई। मैं बताता हूँ आपको। मैं एक पॉइंट और ऐड करना जी, चाहूंगी जी। सर यहाँ पर, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और लोग अक्सर हिचकिचाते हैं इन सब चीजों पर बात करने जी। से, लेकिन क्योंकि अब हम इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में आते हैं, जी। पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है हमें खुलकर बात करनी चाहिए। महिलाओं के साथ थोड़ा सा ये भी इश्यू रहता है कि उन्हें महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें उनको काफी दर्द से गुजरना पड़ता है, कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। जी। बट आपको कोचिंग में जाना है 100 बच्चों के सामने, चाहे आपको कैमरे के सामने जाना है, आपका कंटेंट उतना ही बेस्ट होना चाहिए, आपकी अपीयरेंस उतनी अच्छी होनी चाहिए, आपका एनर्जी लेवल उतना ही अच्छा होना चाहिए। आप उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो चीजें भी हमें मैनेज करनी होती है। एक इश्यू मुझे आया था जब मुझे बेटा हुआ था, मेरा बेटा आज 7 साल का है। जी। तो जब मैंने कंसीव किया, ऑब्वियसली आपको 1 साल का समय चाहिए होता है माँ और बच्चे दोनों को संभालने के लिए। जब मैंने दोबारा कम बैक करने की सोची जयपुर जैसे शहर में, तो मैं ऑब्वियसली वहीं गई जहां मैं पहले सेवाएं दे रही थी और जहां से मैंने ब्रेक लिया था 1 साल का। वहां मुझे एज अ फ्रेशर ट्रीट किया गया, तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ, अच्छा कम सैलरी ऑफर की गई तो थोड़ा उस चीज का बेनिफिट उठाने की कोशिश की गई। तो थोड़ा मन में ये ख्याल आया कि जहां हमने 2 ढाई 3 साल दिए, इतना प्यार से पढ़ाया, इतनी जिम्मेदारी से पढ़ाया, वहां अगर वो एक सेंटेंस बोल दें कि मैम ये इंस्टीट्यूट आपका ही है, ये बच्चे आपके ही हैं, आप जब चाहें आकर ज्वाइन कर सकते हैं, ये बात कहीं नहीं मिली। तो ये जो मार्केट है वो इसी तरीके का है, आपको मार्केट से आउट हो जाते हो आप, अगर 1 डेढ़ साल नहीं पढ़ा तो आप आउट हो गए, आप फ्रेशर हो गए। तो वो नॉलेज तो वही की वही है। वो संघर्ष बता रही है मैडम जो हम लोग फेस करते हैं। टीचर की व्यक्तिगत लाइफ नहीं है, टीचर का खुद का एक पेन नहीं है। टीचर दर्द में है, फिर मुस्कुराना पड़ेगा, नहीं मुस्कुराएंगे डायरेक्टर कह देता है कि कल से नहीं आए जी। या अगले बैच से अपना व्यवस्था करके रखें। ऐसा होता है हम लोगों के साथ, ये होता है और होता रहेगा, क्योंकि ये टेंडेंसी है मार्केट की। चूंकि हम मार्केट ही कह रहे हैं, हम बिजनेस कह रहे हैं, हम कस्टमर कह रहे हैं, तो होना स्वाभाविक है। अगर आप लोगों ने MBA किया है, आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज की है, तब अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। सर, मृगांक सर, व्हाट इज द बिगेस्ट हर्डल फॉर अ स्टूडेंट टू गेट सेलेक्टेड? सिलेक्शन कैसे ले? ये तो सर बड़ा ही एक गंभीर सवाल है कि सिलेक्शन कैसे लें, और इसके लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। अब आज के दौर में जहां पर विद्यार्थी को बहुत सारी चीजों से जूझना है, उसके अंदर सिलेक्शन मेरे हिसाब से बहुत एक डिफिकल्ट चीज हो गई है। अब क्या वाकई में ये डिफिकल्ट चीज है या हमने इसको डिफिकल्ट बना लिया है? हमने बना दिया। मुझे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल आपने इसका जवाब दे दिया है कि हमने इसको डिफिकल्ट बना लिया है। और वो हमने इसको डिफिकल्ट इसलिए बना लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं सत्यता ये भी है कि जो आज का प्रेजेंट एजुकेशन सिनेरियो है, तो वो खुद ये चाहते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं बहुत देर से सिलेक्ट हो, और देर से सिलेक्ट होगा तो वो जगह जगह पढ़ेगा और जगह जगह कोचिंग करेगा और जगह जगह वापस से फीस अदा करेगा। एक बार में सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है। मुझे याद है हमारे गांव में एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी जो है चिकित्सा की दुकान ज्यादा समय तक नहीं चल पाई क्योंकि वो एक बार जो दवाई देते थे उससे व्यक्ति ठीक हो जाता था। तो तो यहाँ पर ये है कि भाई पहली बार में ही आप जो है ट्रीटमेंट ना करें, ताकि बार बार जो है वो आपके पास आता रहे और जो है उस एक चक्र में फंस जाए। तो सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि सर ने बोला कि जिससे आपकी वाइब मैच होती है, आप उस व्यक्ति को चूज करें। उसके व्यू 100 है कि 1 लाख है, उस चीज से आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उससे कनेक्ट हो गए हैं, अगर आप सीख पा रहे हैं, तो आप उनके साथ जुड़े रहे और उन पर विश्वास करें कि जो वो आपको बता रहे हैं उस रास्ते पर चले, तो आपको जरूर जो है सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इंग्लिश की अगर मैं स्पेशल बात करूं, क्योंकि चूंकि हम इंग्लिश से जुड़े हुए हैं तो मैं इंग्लिश का बता सकता हूं कि आप एक तो रीडिंग को अपनी हैबिट में लेके आए। क्योंकि जैसे मैं आपके एडिटोरियल सेशन देखता रहता हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं, तो एडिटोरियल को लोग इतना वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। और तड़कता भड़कता आपने मुझसे पूछा, तो तड़कते भड़कते वीडियो पे व्यूज आते हैं तो उसको देख लिया जाता है। तो एडिटोरियल सेशन मुझे लगता है कि लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज है।
उसमें आपका ग्रामर भी इम्प्रूव होता है, आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव हो रही है और आपकी लैंग्वेज को लेकर अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव हो रही है। तो अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अगर वो एसएससी है, बैंक है, डिफेंस के एस्पिरेंट है, और अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एडिटोरियल सेशन को जी जान से करें और अपने लेवल पे भी बुक्स पढ़ना शुरू करें। और अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे हैं तो स्टोरी बुक से शुरू करें और धीरे धीरे जैसे आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ता है तो फिर आप अच्छे न्यूज़पेपर पर और अच्छे स्टैंडर्ड की बुक्स पर आ जाए। इस तरीके से आप इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको फिर मैं समाप्त कर दूं। सर ने यूँ बताया कि अगर इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, चूंकि एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स के लिए, तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले स्टोरी बुक पे आए, क्योंकि स्टोरी बुक पढ़ना समझ गए, इंटरेस्ट जागृत हो गया, तो आप खुद से कुछ कर लेंगे। स्टोरी बुक पढ़ा तो उसके बाद में आप नॉवेल्स पे आ सकते हैं, नॉवेल्स से आप न्यूज़पेपर पे आ सकते हैं, डिफिकल्ट बुक्स पे आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव बुक्स पे आ सकते हैं। तो ये सर ने बताया। सर मैं डिसएग्री करूंगा उस बात से जब आपने कहा कि एक सोल्यूशन पहली बार में नहीं दिया जाता है। मैं उसमें एक एड ऑन करूं बात, सोल्यूशन कोई नहीं देना चाहता है ऐसा शायद नहीं है इस इंडस्ट्री में अभी तक भी। ईश्वर की कृपा से भगवान भारत पे तो मेहरबान है, और ऐसे अभी तक शिक्षक नहीं है मेरी नजर में जो ये चाहते हो कि बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो। ऐसे शिक्षक मैंने देखे नहीं है जीवन में और शायद नहीं है। लेकिन ऐसे शिक्षक जरूर हैं जिनको ये नहीं पता है कि मैं कंटेंट डिलीवर कैसे करूं। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। एक टीचर मैं देख रहा था यूं ही रैंडमली वीडियो, और उसने बताया कि वॉज प्लूरल वर्ब होती है। क्यों होती है? कि एस जुड़ा हुआ है लास्ट में। उस दिन मैंने माथा पकड़ा कि ऐसा भी है। मीन्स सब टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है, जैसा कि मैंने नाम लिया कि जर्मनी में, फिनलैंड में, नॉर्वे में एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। भारत में सबसे बड़ा धंधा यही है। इस कारण से ऐसे लोग पनप जाते हैं जिनको वास्तव में उस सब्जेक्ट का रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज कर रहा हूं पहली बार जीवन में कैमरे पर, कि रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है। वो चाहकर ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन बेचारी की मजबूरी ऐसी है कि वो फ्लो में कुछ भी पढ़ा जाता है। इस कारण से जो बच्चे उसे देख रहे हैं, चूंकि व्यूज बहुत अच्छे थे जिस टीचर का मैंने जिक्र किया, और इस कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये मेरी व्यक्तिगत राय थी सर, माफी चाहता हूँ, ऑफेंड करना नहीं चाह रहा था मैं आपको। सर इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर। जी। आपने जो हर्डल्स की बात की जी एक इसमें जो हर्डल है वो है सेल्फ स्टडी। जी। अब सेल्फ स्टडी को भी हमने यहाँ पर क्या इस वर्ड को मैनिपुलेट ही कर दिया हमने। सेल्फ स्टडी का मतलब बच्चा भी समझने लग गया और हमने भी इसको कर दिया कि जो क्लास में पढ़ा दिया बस उसका रिवीजन कर ले, ये सेल्फ स्टडी है। जबकि सेल्फ स्टडी में है कि आप और नई चीजें एक्सप्लोर करो। आज जैसे जो टॉपिक पढ़ाया गया है तो उस कंटेंट में और क्या एड ऑन हो सकता है, वैल्यू एडिशन की बात है। अब उसमें टीचर्स, चाहे हम इसमें इंक्लूड है या वो बाद में, वो आप डिसाइड करेंगे। क्लास में पढ़ाते वक्त हम लोग बोल देते हैं कि बस तू ये पढ़ ले, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़। हाँ, ये चैलेंजेस, ये एक हर्डल है सर। बिल्कुल, कि मेरे पढ़ाए हुए के बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं वो तांत्रिक हूं कि मेरा किया हुआ कोई काट नहीं सकता। सही कह रहा हूं सर? ये चीजें एक हर्डल ये है सर कि मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे अपने दिमाग को केवल समझाते हैं कि हाँ। मैं घर से निकल रहा हूँ भारी बस्ता लेके, धूप में जा रहा हूँ, रिक्शे में, बस में, पैदल जा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो अपने दिमाग को सिर्फ समझाता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। और वो सिर्फ 7-8 महीने के फाउंडेशन कोर्स को लिख के, कॉपियां भर के उसे लगता है मैंने बहुत पढ़ाई कर ली। जबकि उसको ज्यादा फोकस जो है वो टेस्ट सीरीज पर करना चाहिए, मॉक्स ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, पीवाई क्यूज को तो उसको घोट कर पी जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कहीं पर उसके कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है किसी के लिए भी, चाहे आप हो, मैं हूं या कोई बच्चा हो? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ही वो चीज है जो आपको आगे तक लेकर जाएगा। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कोई टीचर नहीं देगा। हम उसको 10 बार कह सकते हैं कि बेटा हो जाएगा हो जाएगा, बट असली कॉन्फिडेंस आएगा उसके बेसिक्स क्लियर होंगे, उसको पीवाई की उसका पूरा नॉलेज होगा, उसको ये पता होगा कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और आएगा तो मैं कर लूंगा, संभाल लूंगा। तो इन चीजों पर भी उसको फोकस करना चाहिए थोड़ा सा। असली पढ़ाई शुरू होती है तब जब कोचिंग आप पूरी कर चुके होते हैं। जी। 4 मंथ्स, सही पकड़ रहा हूं आंकड़ा, 4 महीने। जब मैं इंस्टीट्यूट से पढ़ा रहा था 4 महीने में कोर्स करवा देते थे। अभी क्या चल रहा है? 3 महीने, 4 से 6 महीने, 4 से 6 महीने में कोर्स। फाउंडेशन तो 10-10 हाँ, वो तो खैर फाउंडेशन है, वो तो बना ही रहे ना, स्ट्रॉन्ग न्यू बना रहे हैं। तो 4 महीने में आपने एक सिलेबस पूरा किया। सिलेबस खत्म होते ही बच्चा ये सोचता है कि बस अब सिलेक्शन हो जाएगा।
जबकि सिलेबस खत्म करने के बाद असली पढ़ाई शुरू होती है। वहां से आप रिवीजन शुरू करें, वहां से आप टेस्ट सीरीज लगाएं, वहां से आप PYQs लगाएं, वहां से जो टॉपर्स हैं उनसे मुलाकात करें, वो कैसे पढ़ते थे उसको कंपीट करने की कोशिश करें, तो आप कर जाओगे। मुझे लगता है, जहां तक मेरे व्यक्तिगत अनुभव में रख रहा हूं आपके सामने। लेकिन आपने कहा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा और बच्चा हमारे कहने से कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा। बच्चा मैडम मोटिवेशन मांगने लग गया है, पता नहीं क्यों है लाचार स्टूडेंट आज के दौर का। क्लास में यूं तक कह देता है बच्चा कि सर आज पढ़ने का मन नहीं है, प्लीज मोटिवेट कर दो। ये नया ही काम चल रहा है, मोटिवेट कर दो। कैसे यार? यार वो बेचारा टीचर खुद मोटिवेट होके घर से निकल कर आया है तुम्हारे लिए, और वो तुम्हें मोटिवेट कर देगा। वो ऐसी कहानी, मनगढ़ंत कहानी लिख के लाता है क्या कि तुम्हें मोटिवेट करेगा उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, उस पीरियड के अंदर, कि तुम मोटिवेशन मांगने लग जाते हो। मेरे पास कई बार कमेंट्स आते हैं, सर मोटिवेट कर दो, कुछ मोटिवेशनल वीडियो डाल दो। ये मोटिवेशन का भी कुछ अलग ही चल रहा है। तो क्या टीचर्स ने, क्या उन एडटेक इंडस्ट्रीज ने ये समझ लिया है कि भारत एक भावुक देश है, और भारत को अगर ऐसे सोचना है कि बहुत बड़े तबके को मुझे कंट्रोल करना है या इन्फ्लुएंस करना है, तो मैं इस इमोशन के सहारे से ही कर सकता हूं। मैं नाम नहीं लूंगा फिर से, बहुत टॉप एजुकेटर्स की बात, तथाकथित टॉप एजुकेटर्स की बात कर रहा हूं, जो ऐसी इंडस्ट्री चलाते हैं जो हजारों करोड़ का व्यापार कर रही हैं, लेकिन शायद नेता की तरह उन्होंने भी समझ लिया है कि इमोशंस से खेला जाए तो शायद जनता हमारे वश में आ सकती है। और बेटा तुम लोग, क्या ही बताया जाए, तुम इमोशनल हुए जाते हो और सामने वाला इमोशनल किए जाता है। रील कल्चर, मैडम चूंकि आप पहले ही बोल चुकी थी रील कल्चर के बारे में, और अभी रील कल्चर का इफेक्ट, ये जो सबसे ज्यादा, एक किसका सिद्धांत था मुझे याद नहीं आ रहा, स्ट्राइक नहीं कर रहा, नहीं वो किसका सिद्धांत था कि सबसे ज्यादा जिसको यूज करोगे वही चीज आपको, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत, ऐसा कुछ था, हिंदी में मैंने बोल दिया, कि आप जिसको सबसे अधिक यूज करोगे वो आपका डेवलप हो जाएगा, जिसको यूज नहीं करोगे वो चीज गायब हो जाएगी। जैसे पूंछ हमने यूज नहीं की तो पूंछ गायब हो गई थी, अभी अंगुलियां बहुत यूज कर रहे हैं, तो क्या अंगुलियां ज्यादा हो जाएंगी? बहुत लगातार बच्चा यूं कर रहा है, लगातार रुकना नहीं है। शॉर्ट्स में ज्यादा व्यूज हैं, रील्स पर ज्यादा व्यूज हैं, लॉन्ग वीडियोस पर कम व्यूज हैं। ये किस भंवरजाल में स्टूडेंट फंस गया है? चेतन सर आप बता सकते हैं, मृगांक सर आप बता सकते हैं, रील इफेक्ट ऑन टुडेज यूथ। सर इन चीजों पर तो लगातार चर्चा हो ही रही है, हाँ। और बार बार मेरे विचार थोड़े से, हो सकता है कि विद्यार्थी और जो भी ऑडियंस देख रही है उनको थोड़े एग्रेसिव लगे, लेकिन मुझे लगता है कि सच्चाई तो यही है कि हम लोग रील कल्चर में फंस चुके हैं, और इतना बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि उससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अभी हाल फिलहाल मुझे राजस्थान की घटना याद आ रही है। 2-4 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक पंचायत ने निर्णय लिया है कि उनके जालोर, सर ने बता दिया है कि जालोर के अंदर ऐसा हुआ है कि वहां पर कैमरा वाले मोबाइल को उन्होंने बैन किया है, कि आप कैमरा वाला मोबाइल जो है यूज नहीं कर सकते। मैरिड वीमेन के लिए, मैरिड वीमेन के लिए किया है। अब वो हमारे समाज की विडंबना है कि हम लोग हमेशा जो भी प्रतिबंध लगाते हैं वो महिलाओं पे लगाते हैं। और राजस्थान तो खैर हालांकि वीरों की धरती रही है, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट यहाँ पर भी हुए हैं जहां पर महिलाएं लज्जित हुई है। तो खैर उन चीजों में अपन नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरीके के डिसीजन अब आने लग गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चीज की अति हो गई है। और संस्कृत में एक लाइन भी है कि अति सर्वत्र वर्जय, बिल्कुल, कि भी अति होती है तो वो फिर हमें विनाश की ओर लेके जाती है। ठीक है, हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं, रील बनाते हैं, रील देखते हैं, लेकिन इन चीजों में हम लोग इतना भी ना इन्वॉल्व हो जाएं कि हम अपने गोल से हट जाएं। कोई भी विद्यार्थी होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, उसके जीवन का एक लक्ष्य होता है कि वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। हमारा जन्म केवल इसीलिए तो नहीं है कि हम लोग अपना एक 100 साल का जीवन बिता दें, खा पी ले, विवाह कर ले। उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं। विद्यार्थी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम पीछे जाए तो हमारे सनातन धर्म में एक बहुत अच्छा इसका उल्लेख है कि 25 वर्ष तक व्यक्ति को अपनी शिक्षा पर काम करना चाहिए। 25 से जो 50 का उसका समय है वो उसका गृहस्थ जीवन बताया गया है कि इसमें वो विवाह करे और उन चीजों में बढ़े, और उसके बाद आगे का जीवन है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी हैं उनको 25 साल तक शिक्षा के ऊपर कठोर मेहनत करनी चाहिए, या यूं कहें तो तपस्या करनी चाहिए।
उसके अंदर उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी नौकरी लगेगी या मैं अच्छे नंबर ला पाऊंगा। उसे सिर्फ अपने आप को शिक्षित करना चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों के बीच में। आजकल मित्र तो कोई है ही नहीं, मोबाइल इकलौता मित्र बन के रह गए। आप मित्रों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपके अंदर नए नए विचार फूटते हैं, लेकिन हम लोग केवल एक उस मोबाइल तक सीमित हो गए हैं। तो कहने का मतलब है कि इस कल्चर से हमें बाहर आना चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए, किताबें पढ़ने की ओर जाना चाहिए, योगा मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि आपका फोकस और कंसंट्रेशन अच्छा हो, और फिर ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं अपने गोल जो आपने डिसाइड किया है उस पर आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने सर एक बात बोली कि 4 भागों में बांट दिया जीवन को। मुझे लगता है भगवान ने हमारे साथ गलत किया। जब खेलने खाने की उम्र है, जब वो जीने के हैं 4 दिन, वो 4 दिन जीने के हैं, तो मरना क्यों है उन दिनों में? और पढ़ाई को भारत में मुझे लगता है कि विद्यार्थी को लगता है कि मरना ही है ये। चाह कर तो बहुत रेयर स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ रहे होंगे। बाकी बिब्लियोफाइल आज के दौर में तो कहना ही मुश्किल है, पुस्तक प्रेमी तो कोई रहा ही नहीं है। तो सर क्यों ना ये जो एज है, अभी एसएससी के लिए बात करें अगर, तो क्या एज बार है, कहां से कहां तक दे सकते हैं विद्यार्थी परीक्षा? मेरे ख्याल में 20 से 30 वर्ष तक इसका है, फिर उसके 21 से बाद 30 वर्ष तक दे सकते हैं। उसके बाद में फिर अलग अलग कैटेगरी के कुछ एज रिलैक्सेशन। तो सर 21 से 30 वर्ष, वो जो प्राइम, जब बच्चा एक्सप्लोर करना चाहता है, जब वो घूमना फिरना चाह रहा है, जब वो फ्रेंड सर्कल में रहना चाह रहा है, तो क्यों ना इसको यूं कर दिया जाए कि 41 से 50, 51 से 60 ज्यादा ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि ढंग से काम कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद शादी होने के बाद, या फिर मुझे लगता है कि जब आप 30 वर्ष की आयु के बाद थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल आ ही जाता है, उसके बाद स्थिरता आ जाएगी और फिर पढ़ना शुरू करें। क्या कहते हो सर, ठीक नहीं है? सर आपकी बात बिल्कुल सही है। इसको मुझे एक चीज थोड़ा सा यहाँ थोड़ी रिलेट कर रही है, आपके सवाल से मैं जोड़ना चाहूंगा कि अपना जो थोड़ा पहले का समय अगर अपन देखें तो विवाह जल्दी कर दिया जाता था। उस समय हमारे समाज ने इसको गलत समझा कि भाई जब तक व्यक्ति समझदार नहीं है तब तक उसे विवाह नहीं करना चाहिए, और अब उसको जो है अकेले रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज के परिवेश में वो चीज बहुत इफेक्टिव है। अगर जल्दी विवाह हो जाएगा तो आप इन डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे और फिर आपकी एनर्जी सही जगह यूटिलाइज होगी। अब आजकल समय ऐसा हो गया है कि 30-30 वर्ष तक व्यक्ति विवाह नहीं करते हैं, फिर उसके बाद में लिव इन का कल्चर आ गया है। तो हम लोग एक अलग दिशा में मुड़ चुके हैं, और जो हमारा एनर्जी जो है कि भाई यंग एज को माना जाता है कि भी सबसे प्रोडक्टिव एज है, उसमें हम लोग सबसे इफेक्टिव काम कर सकते हैं। तो उस समय बजाय कि हम लोग नॉलेज गेन करें, हम लोग दूसरी एक्टिविटीज में अपनी एनर्जी स्पॉइल कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें अब धीरे धीरे चेंज करने की जरूरत आगे हो सकता है हमें पड़े, और जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही है तो वो दिन दूर नहीं कि हमें इस तरीके के जो डिसीजन जालौर में हमने देखे हैं पूरे हिंदुस्तान में भी देखने को मिल सकते। मतलब आप जालौर डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हो, और मैं इसके बिल्कुल विरोध में था। मैंने एडिटोरियल पढ़ाया था कि महिलाओं के साथ ज्यादती कर रहे हैं, बिल्कुल गलत डिसीजन है। महिलाओं को, जैसे कि मैडम ने कहा कि बराबर के 2 स्तंभ हैं, दोनों को पैरेलल चलना चाहिए, है ना? बिल्कुल सर, मुझे लगता है ये व्यक्तिगत आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इसमें मैं ये चीज जोड़ना भी चाहूंगा कि अगर उन्होंने बैन किया है और सिर्फ महिलाओं के लिए बैन किया है तो ये तो कदापि मैं भी इसका समर्थन नहीं करूंगा। क्योंकि महिलाएं ही चलाती हैं। हाँ, क्योंकि भी अब ऐसा नहीं कह सकते कि भी केवल वुमेन यूज कर रहे हैं। तो अगर उन्हें बंद ही करना है तो वो फिर पूरे सोसाइटी के लिए ही होना चाहिए, और विशेषकर बच्चों के लिए होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट उसका बच्चों पे ही नेगेटिव इफेक्ट है। एक सर कोचिंग इंडस्ट्री ने भी अलग अलग मंडी, जैसे सब्जी मंडी होती है, एक कह सकते हैं कि गोल्ड स्मिथ का एक अलग ही बाजार है। अगर आप सोना चांदी खरीदना चाहो तो एक अलग बाजार दिख जाएगा आपको, सब्जी के लिए आपको एक अलग बाजार दिख जाएगा। वैसे ही आजकल एजुकेशन में भी ऐसा कुछ हो चुका है। एसएससी चाहिए दिल्ली चले जाओ, रेलवे चाहिए पटना चले जाओ। अब ये एक नया दौर, तो क्या सब्जी बेचने, सोना चांदी बेचने वाली चीजें चूंकि बेच ही रहे हैं शिक्षा को, क्या कहना चाहेंगे चेतन सर आप इस बात पे? सर वही है कि चीजों को देखो प्रेजेंट कैसे किया जाता है। कई बार चीजें जो चाहे कम इफेक्टिव है या चाहे कैसी भी है, उनको इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है सर जी। और जैसा अभी मैंने कहा ना कि एक जो ट्रेंड रील कल्चर या जो ये आया है, अब बच्चा अब उनको टीचर्स की बजाय उनको एज ए सेलिब्रिटी कंसिडर कर रहा है। बिल्कुल, टीचर रहा ही नहीं, टीचर रहा है। और इसका भी अब आजकल क्या कॉन्सेप्ट हो गया सेलिब्रिटी का, आप उस व्यक्ति की स्किल्स नहीं देख रहे हो,
उसका नॉलेज नहीं देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि उसकी पॉपुलैरिटी कैसी है। हाँ चाहे कोई चाहे गलत काम से भी अगर फेमस हुआ है, अगर ज्यादा फेमस है वो, तो बच्चा उससे बात करना, उससे कनेक्ट करना वो चाहता है। बिल्कुल। तो इस वजह से वो नाम दिल्ली का ले ले चलो। हाँ नहीं, बिल्कुल लीजिए नाम, सिनारियो बिल्कुल चल लीजिए रहा है, नाम, देखो। बिल्कुल लीजिए नाम। बाकी जैसे मैंने कहा कि देखो, मैं वहां नहीं, अगर आप उन टीचर से भी कनेक्टेड फील कर रहे हो, उनका कंटेंट या उनकी लैंग्वेज आपको मतलब कनेक्ट हो रही है, तो बिल्कुल आप वहां से पढ़ो। सब बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ सर। दिल्ली जाइए, एसएससी की तैयारी कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन साहब रील ने वृंदावन में आप जाके देखिए, आज आप दर्शन करने के लिए जाएंगे, आपको जगह नहीं मिलेगी। कौन लेके आया ये कल्चर, कौन लेके आया ये भीड़? रील्स लेके आई। हमारे क्षेत्र में खाटू श्याम जी एक मंदिर है, वहां अगर जाके देखेंगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी, कारण है रील्स। तो मुझे लगता है दिल्ली वालों ने, जो ये टीचर्स जो इस समाज को रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं, और मैं फिर एक हार्श वर्ड यूज कर दूं, ठेकेदार बनते हैं, इन्होंने भी रील कल्चर के माध्यम से स्टूडेंट्स को वहां बुलाया है, वहां एक जमघट लग गया है। तो लगता है आपको कि वो सिलेक्शन रेशियो उतना मिल रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उतना सिलेक्शन रेशियो है जितना कि आप किसी ऐसे टीचर से पढ़ के, जो क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, 20-30 सिलेक्ट हो जाया करते थे? बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा मैं, 20-30 सिलेक्ट हो जाया करते थे। बच्चा जब 8-10 घंटे आराम से पढ़ लेता है, जैसा मृगांक सर ने, मैडम ने, चेतन सर ने बताया, उस तरीके से पढ़ लेता है, तो सिलेक्शन हुए हैं सर। तो क्या दूर जाकर, इतना दूर जाके देश की राजधानी में ही सिलेक्शन की गारंटी है मृगांक सर? बिल्कुल सर, ये जो आपने अभी शब्द इस्तेमाल किया है, मैं भी वो शब्द दोबारा कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों बच्चों की सिलेक्शन का ठेकेदार बन चुके हैं जी। उनको लगता है कि अगर हम पढ़ाएंगे तो ही बच्चे सिलेक्ट होंगे, और हम जो नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं या हम जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं उसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा, जबकि ये सरासर झूठ है। कभी भी कोई भी टीचर ऐसा कंटेंट कभी डिलीवर कर ही नहीं सकता कि सारे क्वेश्चन उसी में से आ जाए। बिल्कुल। हाँ, ये चीज मानी जा सकती है कि 80% आ गया, 70% आ गया, लेकिन 100%, और लोग गारंटी भी देते हैं छाती ठोक के कि इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये चीज विद्यार्थी को कहीं ना कहीं बरगला रही है, और उसका शोषण, मैं एक और हार्श वर्ड यूज करूंगा कि विद्यार्थी का शोषण हो रहा है। एसएससी की तैयारी करनी है तो दिल्ली चले जाइए, यूपीएससी की तैयारी करनी है तो दिल्ली चले जाइए, रेलवे की तैयारी करनी है तो पटना चले जाइए या दिल्ली चले जाइए। तो उसके अलावा क्या भारत में कहीं पर लोग न तो पढ़ रहे हैं ना पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल। क्या ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विद्यार्थी को यहाँ पर अवेयर होना पड़ेगा, उसको ये चीज देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर सही चीजें हैं, वहां पर वो अपने आप को लेकर के जाए और सिलेक्शन को आसान बनाए। एक और बात मैं ऐड ऑन करूं सर इसमें आपको? जी जी सर। आप बहुत ही प्रबल तरीके से उसको रख पाएंगे मुझे लगता है। पहले लड़ेंगे, फिर साथ बैठेंगे, बच्चे एक दूसरे टीचर्स के जो भी अगेंस्ट है, जो भी फेवर में है, उनकी बातें करेंगे। टाइम इसी में जा रहा है, ये एक लूप चल रहा है कि दो टीचर लड़ रहे हैं, कुछ आपके समर्थक हैं, कुछ मेरे समर्थक हैं, समय जाया हो रहा है, टाइम किल कर रहे हैं, लेकिन यूथ को बिल्कुल परवाह नहीं कि वो 21 से 30 साल जो बताया एक टाइम फ्रेम, उसमें सेलेक्ट होना है, माँ बाप के सपनों को साकार करना है। देखा आपने भी एसएससी का एक आंदोलन चला था, तथाकथित आंदोलन होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। एजेंसी के द्वारा लिए गए पेपर्स में बिल्कुल गलतियां थी, बहुत प्रॉब्लमेटिक पार्ट था, लेकिन उसको उस दिशा में मोड़ दिया गया जिसकी आवश्यकता थी नहीं। क्या मुख्यमंत्री बनना था? क्या तुम्हें कोई मेयर बनना था? या तुम्हें वास्तव में तुम्हारा अल्टीमेट एम ही ये था कि तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे? देखने पे तो यही लगा हम लोगों को, बाकी आप लोग बताएंगे। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कनेक्ट कर पा रहे होंगे बातों को। आप लोग बताएंगे कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करना था क्या? टीचर सेलिब्रिटी बन गया, क्या जरूरत पड़ गई सेलिब्रिटी बनने की? शिक्षक नहीं रहा, शिक्षा देने वाला शिक्षक नहीं है,
सेलिब्रिटी, क्या देखते हैं सर आपकी अक्षय खन्ना की जगह अब टीचर का नंबर आएगा? बिल्कुल सर, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आंदोलन किया जाता है प्रॉब्लम को लेकर बिल्कुल कि आयोग ने ये किया, पेपर में गलती है, क्वेश्चन गलत पूछ लिया गया, या क्वेश्चन उस स्तर का नहीं था जिस स्तर का पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल लेकिन अंततः हुआ क्या? नुकसान किसका? विद्यार्थी का, गरीब विद्यार्थी का। विद्यार्थी का। अमीर है तब भी नुकसान है सर, नुकसान सर, अमीर गरीब उस या अमीर विद्यार्थी नहीं है। विद्यार्थी, मुझे ऐसा लगता है सर, अमीर क्या है कि ठीक है, धन का अभाव जहां है, जी कैसे जैसे उसके हाँ। माता पिता ने उसको फीस दी है और जी। उस पे ये दबाव है कि वो जल्द से जल्द सिलेक्ट होकर अपने गांव पहुंचे, बिल्कुल और आपने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। नहीं सोचा। उस आंदोलन के बाद में कई इस तरीके की वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे कि बच्चों के हाथ टूटे हुए हैं, पैर टूटे हुए हैं, और उनको अस्पताल पहुंचाने वाला कोई नहीं। सब शिक्षक उन्हीं विद्यार्थियों की फीस से खरीदी हुई महंगी गाड़ियों में बैठकर 7 स्टार होटल में चले गए और सो गए, और वो बच्चा जो उस पर विश्वास कर कर वहां दिल्ली पहुंचा था, वो अपने टूटे हुए हाथ के साथ वहां पर बिलख रहा है। तो ये परिदृश्य जब हम लोग देखते हैं तो एक टीचर तो ठीक है, अलग बात है, एक व्यक्ति होने के नाते भी, एक मनुष्य होने के नाते भी आपके हृदय को झकझोर कर रख देता है कि मैं क्या सोचकर, और मुझे ये कई बार भी लगता भी है कि मैं क्या सोचकर इस इंडस्ट्री में आया था, कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, और आज का जब मैं ये सिनेरियो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं ये कैसी जगह आ गया हूँ। इस तरीके के सवाल मेरे अंदर उभरते हैं। सभी के मन में, ना केवल आपके मन में, मेरे मन में भी। मैंने कोई वीडियो अगर बनाया, मैंने कविता के माध्यम से इसी चीज को संबोधित किया, एड्रेस किया था इसी बात को, सब कुछ बोल दिया था मैंने, बैलेंस तरीके से बोला था, मॉडरेट तरीके से बोला था। आपको एक्सट्रीमिस्ट पसंद है, एक्सट्रीमिस्ट बनना मेरी फितरत में नहीं है, हम जो साथ बैठे हैं किसी की फितरत में नहीं है। मृगांक सर को खैर मैंने रोक रखा है निवेदन करके, लेकिन एक्चुअली दोष मैं आपका मानता हूं कि कोई बेवकूफ बना रहा है, आप बन रहे हो। मैं फिर कह दूं, बहुत सारे टीचर्स मेरे व्यक्तिगत संपर्क में हैं, मैं परिचित हूं उनसे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जहां पॉलिटिक्स हो, जहां आप लोगों का नुकसान हो, वहां पीछे हटने में कहां हर्ज है? क्यों ना आप लोगों ने उसको ब्लॉक कर दिया, क्यों ना आप लोगों उन वीडियोस को नहीं देखें, पता लग जाएगा ना। कोई भी आंदोलन में एक नायक बनकर उभरता है, यहां बहुत से नायक बनकर उभरे, और जैसा कि किसी एक इंस्टीट्यूट के ओनर ने ये कहा भी था कि एक आंदोलन मात्र से इतने करोड़ों का आपने व्यापार भी कर लिया, तो ये हुआ है व्यापार। सर, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा कि हम लोग देखते हैं कि कुछ एक विशेष शिक्षकों का गण आपस में एक दूसरे के ऊपर तीखी टिप्पणी करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, और कुछ ही समय, ज्यादा समय के बाद नहीं, एक साथ हंसी ठिठोली करते हुए देखे जाते हैं, विवाह उत्सव में देखे जाते हैं, ऑल स्पॉन्सर्ड है क्या? साथ में भोजन किया जाता है, ठीक है। और जब वो नया कोर्स लॉन्च करते हैं तो उस लॉन्चिंग सेरेमनी में भी वे एक चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किए जाते हैं। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि जो मुझे नजर आ रहा है, क्या वो उस विद्यार्थी को नजर नहीं आ रहा है जो इंस्पेक्टर बनने की सोच रहा है, जो कि एक अपने आप में रेस्पेक्टेड डेजिग्नेशन है हिंदुस्तान के अंदर। यूपीएससी के बाद में अगर किसी को देखा जाता है तो एसएससी को देखा जाता है। और मुझे ये बात बोलने में भी बिल्कुल हर्ज नहीं है कि जो विद्यार्थी ये भी नहीं समझ पा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो उस पोस्ट के लिए भी हकदार नहीं है। बिल्कुल, मैं विद्यार्थी के लिए जीता हूं, विद्यार्थी के लिए पढ़ाता हूं, लेकिन अगर विद्यार्थी भी गलत है तो गलत को गलत बोलना जरूरी है, बोलना चाहिए। आजकल टीचर डरा हुआ है, पहले विद्यार्थी डरता था कि मैथ्स का टीचर आएगा, पिटाई कर देगा, डांटेगा। आज टीचर डरता है कि अगर इसको पसंद नहीं है, डायरेक्टर से शिकायत कर देगा और मेरी छुट्टी हो जाएगी। करें क्या भाई, हमारा भी खैर है। सिलेक्शन का डर है, टीचर्स को एग्जिस्टेंस का डर है, बिल्कुल। और इस वजह से वो एक्टर बनने पर मजबूर हो गया है। आप इधर उधर की चीजें नहीं करेंगे तो आपको लोग देखेंगे नहीं। वही थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बिल्कुल सही एग्जिस्टेंस का डर। आप जो कह रहे थे सर, उसमें टॉपर्स भी आजकल मैं देखता हूं अपने आसपास, टॉपर्स खुद संपर्क करते हैं इंस्टीट्यूट से जी, कि साहब मैंने टॉप कर लिया, मेरी अच्छी रैंक से सिलेक्शन हुआ है, बताओ आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं कि मैं आपको नाम दूं।
मैं सीधा बोल रहा हूँ कैमरे पे। मैं नाम तो क्या ही बताऊंगा आपको, बताना भी नहीं चाहिए, सार्वजनिक मंच है, लेकिन ऐसा होता है हर इंडस्ट्री में। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी सेक्टर विशेष को आप संबोधित कर लीजिए, उसमें ऐसा है। चेतन सर सही कह रहा हूँ? सर है, और बच्चों को पता भी है सर। बच्चा देखो जानता है, लेकिन उसको भी क्या है, कई बार उस माहौल में मजा आता है सर। ये जो मीडिया जो बात कर रहे थे हम लोग, जी। बच्चे को भी पता है कि पॉलिटिक्स चल रही हम्म। है, या ये टीचर्स ही मान लो, जैसे मॉर्निंग में एक टीचर आ गया, उसने उसके लिए अगेंस्ट कुछ बोल दिया, इवनिंग में दूसरा आ गया, तो बच्चों दोनों तरफ मजे ले रहे हैं, और बच्चों को भी पता है शाम को बैठ के ये साथ चाय पियेंगे। बस वो ठीक है। मजे मसालेदार चीजें हैं ही, हम भी देख ही रहे थे। हम कौन से पीछे थे इन चीजों में, देख ही रहे थे। इतना नहीं देख पाए बिजी शेड्यूल के चलते, लेकिन देखा तो हमने भी था, तभी तो बात रख पा रहे हैं। हम लोग कम दोषी थोड़ी ना। बट इन सारी चीजों से लेकर देखो, एक बात और मैं कहूंगा, अभी जैसे दिल्ली का रेफरेंस आ रहा था, जी। पटना का रेफरेंस आ रहा था, हम्म। कहीं ना कहीं देखो ये मतलब ठीक है, इसका फायदा भी मिलता है सर। जैसे कि जैसे जो हमारी कंपनी है, संगत का हम कहते हैं, संगत जैसी होगी, उसका असर आता भी है। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक एग्जांपल मैं दूंगा कि जैसे मान लो मेरी कॉलोनी में कोई प्लॉट है खाली, अब उस प्लॉट उसके पास में, जैसे मेरा घर है, घर के पास वाले प्लॉट में अगर जैसे नगर निगम ने कचरा डालने के लिए उसको स्पॉट बना दिया, अब उस प्लॉट की कीमत गिर जाएगी। बिल्कुल यही सिचुएशन मान लो, इसको रिवर्स कर दें कि सपोज करो हमें पता चले, लोगों को पता चले कि ये जो बगल वाला प्लॉट है, ये सचिन तेंदुलकर यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ अपना वो घर बनाएगा, ये प्लॉट उसने ले लिया, तो उस प्लॉट की जो कीमत है वो बढ़ गई, तो संगत का बहुत असर पड़ता है। मार्केट वैल्यू स्टूडेंट्स ने बढ़ाई है। बधाई हो भाई। तो अगर बच्चा तुमने बनाया मार्केट। दिल्ली में उसको, दिल्ली में मतलब अगर पर्टिकुलर उस कैटेगरी के बच्चे ज्यादा हैं, तो उसको वो माहौल मिलेगा, तो उसका बेनिफिट मिलता भी है सर। लेकिन आज वो नहीं है सर। एक जमाना था ऐसा, लेकिन आज ये है कि आप छोटे छोटे होम टाउन में भी, वहां देखो ये छोटे छोटे जो स्पोर्ट्स है, रीजनल लेवल पे भी कोचिंग्स पहुंच चुकी है। पहले लिमिटेड सिटीज में हुआ करती थी, एसएससी की बात करें तो जयपुर या दिल्ली, एक दो जगह हुआ करती थी, आजकल हर जगह अवेलेबल है, तो वहां लेकर रखकर भी माहौल बनाया जा सकता है। बिल्कुल सर, सही बात है आपकी। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की भी और शिक्षक दोनों की ही जिम्मेदारी है। ये जो चीजें हैं खरीद फरोख्त की और लेन देन की, ये हमारे इंडिया का एक पार्ट है। मैं इस चीज को एग्री करता हूँ। बहुत सारे सिनेरियोज में, इंडस्ट्रीज में ये सारी चीजें होती है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन आदिकाल से हमारे भारत में एक, इसको पवित्रता से जोड़ा गया है, देवी सरस्वती से जोड़ा गया है, और इस तरीके की भूमिका बनाई जाती है कि यहाँ पर कोई गलत चीज ना होना। तो मैं कहना चाहूंगा विद्यार्थियों से भी, और जो भी साथी शिक्षक है पूरे हिंदुस्तान में, जहां पर भी सुन पा रहे हैं, राजस्थान में, इंडिया में, कि हम लोग इस प्रोफेशन की और ये जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, इसकी डिग्निटी को बनाए रखें और पॉजिटिव चीजों को आगे बढ़ाएं और नेगेटिव चीजों को पीछे रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही ये कल्चर लेके आए हैं, जिससे स्टूडेंट्स आजकल ये हिमाकत कर रहे हैं कि मैंने टॉप कर लिया है, तो आप मुझे क्या देंगे कि मैं आपको अपना नाम दे दूं। मैं बीच में रुक गया था। ये इसलिए आया है क्योंकि स्टूडेंट के साथ ऐसा व्यवहार इंस्टीट्यूट ने पहले किया हुआ होता है एडमिशन के टाइम पे, तो वो उसका रिवेंज लेता है। ठुकरा के मेरा प्यार, ये वो वाली कहानी है। बच्चा लेता है रिवेंज कि जब एडमिशन के टाइम पे आपने उसे कस्टमर की तरह डील किया, तो वो भी आपको बिल्कुल प्रोफेशनली डील करता है, और जैसे सिलेक्शन होता है तब डिमांड करता है कि तुमने मेरी फीस ली, अब बताओ तुम मुझे क्या दोगे अगर मैं तुम्हें रैंक दूंगा। तो ये गिव एंड टेक वाला सिस्टम मुझे लगता है। तो लाइटर मोड पे लेके आते हैं बात को। हॉबीज आजकल मैं जब ऑफलाइन क्लास का हिस्सा था तो मैं पूछता था बच्चों से कि आपकी हॉबी क्या है, और बड़ा ही शॉक्ड था मैं जानकर कि बच्चों की हॉबीज रही ही नहीं। बच्चा बोल ही नहीं पाता कि सर कोई हॉबी नहीं है, और कुछ तो यों एक्सप्लिसिटली बोल जाते थे कि सोना हॉबी है। ये कैसी हॉबी है कि बच्चा सोना चाहता है? कितना नींद में है बच्चा, क्यों मतलब इतना रात रात भर जग रहा है? मैडम आप बताइए थोड़ा सा कि हॉबीज बच्चों की क्या होनी चाहिए, और अभी फिलहाल क्या लगता है आपको, आपका क्या एक्सपीरियंस है, बच्चों की हॉबीज क्या है फिलहाल? आप सही कह रहे हैं सर। हॉबीज के नाम पे बच्चों की है कि हमें स्क्रॉल करना पसंद है, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखना पसंद है, वो बिंज वॉच करते हैं। नेटफ्लिक्स वालों प्रमोशन चल रहा है आपका।
आप भी कुछ चाहें तो कर सकते हैं हमारे लिए। बल्कि इसके विपरीत मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी बड़ा रोल एक परिवार अदा कर सकता है, और वो बचपन से ही शुरू होता है। जी जड़ें अगर मजबूत हो जाएं तो आज शायद हमें इतनी गहराई तक बात नहीं करनी पड़ती इन युवाओं के लिए, अगर इनका बचपन इनको अच्छे से दिया जाता, समझाया जाता। तो जैसे मेरा भी बच्चा है, 7 साल का है। जी हमने एक चीज शुरू की हुई है, हम उसको काफी सालों से, जैसे वो आई थिंक 4 साढ़े 4 साल का था, हम्म, तो हमने एक बुक रीडिंग की एक हैबिट शुरू की थी। जी कैसे की थी वो बताइए। रात को सोने से पहले हमारा ये है कि मेरा बेटा, मैं और मेरे हस्बैंड, हमारा ये नियम है कि हम सोते से चाहे 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले, हमारी तीनों की बुक एक साथ होती थी, और मैंने उसको पहली बुक जो दी थी वो बच्चों की भागवत गीता दी थी। जी मुझे पर्सनली बड़ा लगाव है और मैंने बहुत कुछ सीखा है भागवत गीता से। जी एक्चुअली हमारे समाज में ये कहा जाता है कि भागवत गीता तब पढ़िए जब आप 45-50 साल के हो जाते हैं। ये मुझे बहुत गलत लगता है। जी आपको जो समय होता है समझने का और सही ट्रैक पर चलने का, वो समय तो यूथ है। आप उस एज में अगर आपको स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा जोड़ दिया जाए, स्पिरिचुअलिटी का मतलब मैं यहाँ कहना चाहूंगी बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप दिए जलाएं या भगवान की मूर्ति के सामने घंटों बैठे रहें, उपवास करें, मंदिर जाएं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी की हिंदी जैसे हम कहें आध्यात्म, तो अध्यात्म को जैसे हम तोड़े तो अधि प्लस आत्म, मतलब खुद को ज्यादा से ज्यादा जानना। और खुद को आप ज्यादा से ज्यादा तभी जान सकते हैं जब आप अंतर्मुखी हो, और अंतर्मुखी होने के लिए आपको थोड़ा सा अकेला रहना जरूरी है। अकेला हमें किसी ने छोड़ा ही नहीं है। मैडम, आज तो युवा अकेला ही है। आज तो मोबाइल और मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ऐसी बातें करते हैं। ये चल रहा है अभी तो। मैं रोक रहा हूँ आपको, माफी चाहता हूँ। एक अगर मैं इसको समअप करूं पूरी चीजों को, अब सीधा सीधा, चूंकि टीचर ज्ञान देने का काम करता है, ज्ञान देना में बहुत पसंद है, तो तुम्हें लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सर अब समअप करें, सीधा सीधा बता दीजिए, टू द पॉइंट, क्या करना चाहिए। बाकी तुम समझदार हो भाई, लोग सभी समझदार हो। निश्चित रूप से तुमने हमसे ज्यादा ज्ञान लिया हुआ है। अलग बात है हमने किताबें पढ़कर और तुमने मोबाइल पर। तुम लोगों ने जो यूनिवर्सिटी ज्वाइन की हुई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, मैं सबको संबोधित नहीं कर रहा, उन तबके को संबोधित कर रहा हूं जो वास्तव में यहाँ पे एंगेज्ड हैं। तो सर अगर सम अप करें तो आप बताइए, इन युवाओं को क्या कर लेना चाहिए, अब किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ें। सर, जैसा सेशन की स्टार्टिंग में आपने कहा था कि ये जो पॉडकास्ट है वो पेरेंट्स भी देखें। जी देख रहे मैं हैं, देख रहे युवाओं के हैं, बजाय बिल्कुल देख रहे हैं। डायरेक्ट पेरेंट्स से यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से स्कूल में क्या होता है कि बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो उसकी पूरी ट्रैकिंग मॉनिटरिंग होती है, जो टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग भी होती है। कोचिंग में आने के बाद पता नहीं ऐसा क्या मतलब एक होता है कि बच्चा भी सोचता है, खुद जाता है, एडमिशन लेता है, कोचिंग गया या नहीं गया, पेरेंट्स का रोल खत्म। पेरेंट्स का रोल उस वहां जाकर वो खत्म हो जाता है। हाँ, जबकि वो टाइम है तो उसमें पेरेंट्स का रोल और ज्यादा होना चाहिए। तो मेरी तो जो रिक्वेस्ट पेरेंट्स से है कि जब वो कोचिंग कर रहा है तो हर चीज की अपडेट कोचिंग में जाकर चाहे मॉनिटरिंग की जाए, बच्चे की परफॉर्मेंस है तो टीचर से बातचीत की जाए, तो ये होनी थोड़ी सी जरूरी है। तो कोचिंग वालों आपसे निवेदन है, ये रखिए आप पेरेंट्स मीटिंग। और जो इरिटेटिंग लगेगा। एक कोचिंग जो ऑनर्स है सर, जी कोई बुरा ना माने, ना, आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे जब क्लास में आते हैं तो वो हमारे लिए 50 बच्चे हो, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के लिए वो एक ही एक ही बच्चा है ना। हम्म। तो हमें ये नहीं है कि इन 50 बच्चों में से अगर मान लो 10 बच्चे भी अगर सिंसियर है या इनका सिलेक्शन होता है तो हमारा काम बन जाएगा, वो नहीं। 50 है तो हमें 50 के 50 बच्चों को साथ लेके चलना चाहिए। अब होता क्या, जैसे एक चीज आपने और कही थी कि बैच जब होता है, ये बच्चे जो कोचिंग जाते हैं इनको भी पता ही है कि शुरुआत में जो बच्चे होते हैं 1-1.5 महीने में उसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 50% हो जाती है। कोचिंग वाले को भी कोई मतलब नहीं है कि भाई फीस आ गई है, बच्चा आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी गलत है। उसकी मॉनिटरिंग करो, उसको बुलाओ, भाई उसको फोर्स करो कि तू नहीं, भाई फीस दी है, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है। हाँ, उसकी उसकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। कुल मिला के 3 पार्ट है यहाँ पे। कोचिंग वालों को जिम्मेदारी समझनी है, आपके पेरेंट्स को भी आप प्लीज अलाउ करें कि आपकी जिंदगी में आए वो जो दूर तुम भेज चुके हो। और स्कूलों की असफलता का परिणाम ही है कि इंस्टीट्यूट खोलने पड़े। मुझे लगता है जहां तक 9th-10th के लेवल की बातें पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में, वो तुम सोल्व नहीं कर पाते हो, और टीचर यूं चौंक जाता है तुम्हें देखकर डेमो वाले दिन
या तुमने फीस जमा कराई हो तब कि तुम्हें ये भी नहीं आता। अभी पॉडकास्ट से पहले हमारा डिस्कशन हो रहा था कि एक मैथ्स का टीचर पढ़ा रहा है कि 1/4 + 1/4 क्या रिजल्ट आएगा, और टीचर ये जान के चौंक गया कि बच्चे ने जब कहा कि सर आपने 1 और 1 2 तो कर दिए ऊपर, लेकिन नीचे 4 और 4 8 क्यों नहीं किए। तो ये बेसिक्स की कमी है जो तुम्हें अपने लक्ष्य से दूर कर रही है, डेविएट कर रही है। मृगांक सर, आप बताइए, समअप कर दीजिए फटाफट से कि क्या बच्चों को करना चाहिए, किस दिशा में कैसे आगे बढ़े। दिशा तो शायद सिलेक्शन ही है, जिंदगी में करियर बनाना ही है, कैसे? मैं तो बच्चों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अपने लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव या गोल कुछ प्लीज जरूर बनाइए। जी। केवल मोबाइल ही दुनिया नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है। हमारे सनातन में कहा जाता है कि कितने करोड़ों योनियां गुजारने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। इनका पुनर्जन्म होगा सर। तो अपने जीवन को वेस्ट ना करें, एक गोल बनाएं। दूसरा, मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मार्क्स के पीछे ना भागें, और सिलेक्शन की भाई मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, इन चीजों में ना पड़े। अपने आप को एजुकेट करें, बढ़िया चीजें पढ़ें, बढ़िया लोगों के बीच में रहें, बढ़िया गाइडेंस आपको लगता है कि अच्छे लोग हैं तो उनसे आइडियाज ने उनके पास में पढ़ें। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज आ जाएगा, आपकी स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आप जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। मैं थोड़ा 3 इडियट से भी जोड़ना मैं चाहूंगा बोलने ही वाला था सर कि आप देख के आए हो क्या आज? हाँ, कि भाई आप जो है उसके पीछे मत भागिए, कामयाबी के पीछे मत भागिए। कामयाब बने, हाँ मतलब आप स्किल्स डेवलप करिए अपनी, हाँ, उसमें अपने आप एक कामयाबी मिल जाए। डायलॉग रहता है कि आप जो है एजुकेशन या मार्क्स के पीछे मत भागिए, काबिलियत के पीछे भागिए, तो कामयाबी झक मार के है। बिल्कुल। तो काबिल बनिए, एजुकेट करिए अपने आप को। नौकरी भी आपकी 1 नहीं 1000 लगेगी अगर आप इस तरीके से चलेंगे। मैडम आप बता दीजिए। मुझे लगता है सर कि ये जो ऑनलाइन दुनिया है इससे थोड़ा सा बाहर अगर बच्चा आए और खुद के अंदर झांक कर देखे तो उसे शायद रियलिटी का बहुत जल्दी पता लगेगा। एक्चुअली बच्चा अंदर जाने से इसलिए डरता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कमियां भरी पड़ी है। जैसे आप कहें लेथार्जिक हो गया है बच्चा, सेडेंटरी लाइफ जीता है, उसको वो कैब अंडरलाइन करना मैडम, अच्छी वो कैब यूज कर। सेडेंटरी लाइफ काउच पोटैटो बन चुका है। हाँ। उसको एक्टिव रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम्म। मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ उसको हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो आपका शरीर बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका शरीर भी एक्टिव रहेगा, अब बच्चा, मैं देखती हूँ हालांकि ये बच्चे के स्ट्रगल का ही पीरियड है, वो कुछ भी बाहर खा लेता है। अगर वो अकेला भी रहता है और वो खुद की लाइफ को थोड़ी सी भी वैल्यू करता है, तो जहाँ इतना टाइम मूवीज देखने और पार्टी कल्चर में बिता रहा है, वहाँ आधा घंटा वो दाल चावल बना के खा सकता है अगर वो अकेला भी रह रहा है तो। क्योंकि वो फिर एक लूप में फंस जाएगा, उसका पेट खराब होगा। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, फिर वो बीमार होते हैं, 1-1 हफ्ता छुट्टी लेते हैं, फिर उनके घर से पैसे आते हैं, डॉक्टर्स की फीस जाती है, और फिर कहीं ना कहीं वो वापस अपने उसी ढर्रे पर आ जाते हैं। और इसी तरीके से 3-4 साल लगातार वो एक पंचवर्षीय योजना इसको बना लेते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन 1 साल से ज्यादा का है ही नहीं। अगर वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चले तो वो खुद इसको लंबा बनाता है। सिलेक्शन में टाइम क्यों लग रहा है, उसका आंसर मैडम ने किया है। आप चूंकि मैं समअप कर देता हूं, आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो विद्यार्थी के जीवन में 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, पोषक तत्वों से भरपूर। पिज्जा बर्गर की बात नहीं कर रहा मेरे भाई। दूसरा, खूब सोएं, अच्छे से साउंड स्लीप लीजिए, और खूब पढ़िए। इन 3 चीजों के अलावा कुछ भी अगर जीवन में आएगा तो फिर हो ही रहा है जो हो रहा है। मैम कह रही है कि पेट खराब रहता है, सो नहीं पाते भाई आप। सो क्यों नहीं पाते? तो कुछ पंक्तियां अर्ज करता हूं। मोबाइल में दुनिया बसती, शिक्षा भी उपलब्ध यहां। मोबाइल में दुनिया बसती, शिक्षा भी उपलब्ध यहां। माना स्क्रीन पर पढ़ लेते हो, लेकिन अनुशासन रह गया कहां। मोबाइल को दूर कर दीजिए, सब ट्रैक पे आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ऐसे ही किसी और पॉडकास्ट में मुलाकात करेंगे, ऐसे ही रोचक व्यक्तित्व। इनसे अधिक रोचक तो नहीं ला पाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे ही व्यक्तित्व से रूबरू कराता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स।